आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। रजत, उनके दांत बंद कर दो और उन्हें वापस भयंकर अंधी दुनिया में ले जाओ, शाश्वत कपाड़िया ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद वो फिर से एल्डर शिभम और बाकी लोगों के सामने आया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। तुम लोग मरना चुन सकते हो या गुलाम बन जाओ। दरअसल जैसे ही शाश्वत कपाड़िया और उसके साथी आए, आरव पहले से ही भागने के तरीके पर दिमाग लगा रहा था। शाश्वत कपाड़िया की ताकत को देखने के बाद वो जानता था कि सभी को बाहर निकालना पहले से ही एक असंभव काम है। आरव मूर्ख व्यक्ति नहीं था, उसे पूरी तरह से पता था कि वह पराजित होगा। अगर वो आगे बढ़ता तो उसकी मौत निश्चित थी। ये बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता थी। एल्डर दयाराम और बाकी लोगों के साथ मरने के लिए पीछे रहना सबसे बेवकूफी भरा फैसला था। इसके अलावा अगर उसे भी अंदर भेज दिया जाता तो ये वास्तव में निराशाजनक होता। जब तक वो आरव बच जाता तब तक सभी को बचाने का हमेशा मौका रहेगा। इसलिए उस समय से ही आरव ने अकेले भागने की तैयारी कर ली थी। आरव ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था, अगर बड़े दयाराम, कार्तिक या बाकी लोगों को कुछ भी अनहोनी हुई तो वो निश्चित रूप से किसी दिन उनके साथ पूरी भयंकर आंधी दुनिया को भी दफना देगा। शायद ये दूसरों के लिए स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन हो, लेकिन आरव के लिए ये बहुत दूर नहीं था। आरव ने जाने से पहले कोई धमकी भरे शब्द नहीं कहे, क्योंकि इस समय उसकी धमकी बहुत कमजोर होगी। शाश्वत कपाड़िया को क्रोधित करने के अलावा इसका कोई और फायदा नहीं था। आरव भागता हुआ आगे बढ़ा। पूरे दूसरे तल के कमरे और रास्ते उसके दिमाग में साफ दिखाई दिए। दूसरे फ्लोर में केवल एक ही निकास था। फिर उसके बचने का रास्ता कहाँ था? केवल एक ही जीवन मार्ग था, जो तीसरा फ्लोर था। आरव ने शुरू से ही पहले फ्लोर के निकास से निकलने के बारे में कभी नहीं सोचा था। शाश्वत कपाड़िया आने के बाद आरव चुपचाप हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे में प्रवेश कर गया। वो तीसरे स्तर के प्रवेश द्वार को खोजना चाहता था, इसलिए आरव ने दूसरे स्तर पर खजाने की खोज की पूरी प्रक्रिया को बेताबी से याद किया। अंत में उसे एक सुराग मिला। दूसरे स्तर पर कई बड़े और छोटे कमरे थे। स्वाभाविक रूप से वहां बड़े और छोटे गलियारे भी थे। जब आरव ने अपने दिमाग में उन सभी रास्तों का नक्शा बनाया जिनसे वो गुजरा था, तो उसे अनजाने में अचानक एक एहसास हुआ। दूसरे स्तर की व्यवस्था मूल रूप से एक सरणी संरचना थी। यह सरणी संरचना कोई फंसाने वाली संरचना या हत्या करने वाली संरचना नहीं थी, बल्कि ये तीसरे स्तर के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए एक सरणी संरचना थी। प्रवेश द्वार से शुरू करते हुए अगर कोई सरणी संरचनाओं को नहीं जानता तो चाहे वो कहीं भी चले, उसे तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार कभी नहीं मिलेगा। तीसरे स्तर तक जाने वाला प्रवेश द्वार को कोई खोजना चाहते हैं तो सही मार्ग खोजने के लिए एकमात्र तरीका इस सरणी संरचना को तोड़ना था। ये सोचते हुए आरव भी इस इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस को डिजाइन करने वाले व्यक्ति के सरल दिमाग पर भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। और ये इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस एक विरासत थी जिसे अश्विन ने पीछे छोड़ दिया। तीसरे स्तर के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना भी थीम से मेल खाता था। बस इतना था कि दूसरे स्तर में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। सरणी संरचना में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति भी खुद को खेल के अंदर रखने के बराबर था। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग इसमें शामिल थे वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। यह मजाक के लिए नहीं कहा गया था। खेल के अंदर एक व्यक्ति के लिए पहेली को देखना बहुत मुश्किल मामला था। आरव जैसे नवे स्तर सरणी मास्टर के लिए भी जब वो हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे में प्रवेश नहीं करता था तो वो भी पूरी तरह से अनजान था। या हो सकता है इस इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस के डिजाइनर खुद अश्विन थे। तब से आरव ने अपने भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया। आरव तुरंत भाग नहीं गया, क्योंकि वो बचकर भाग नहीं सकता था। शाश्वत कपाड़िया की चालढाल निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा तेज थी। रजत को उसका सामना करने के लिए उकसाया, फिर बाकी तीनों को हमला करने के लिए फुसलाया, लेकिन अंतिम लक्ष्य शाश्वत कपाड़िया को अपने पास बुलाकर हमला करने के लिए उकसाना था। यह आरव का तरीका था कि वो अपनी बुद्धि के बल पर खुद को मजबूर करे, ताकि बचने के लिए कोई जगह न बचे, ताकि वो हताश होकर लड़े और जीत जाए। ये एक ऐसा उपाय भी था जो कोई उपाय नहीं था। जब शाश्वत कपाड़िया ने हमला किया तब आरव अभी भी हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे में था,
और मुश्किल से उसकी हरकतों को संभाल पा रहा था। इसलिए उसने शाश्वत कपाड़िया के हमले का डटकर सामना करने और उससे इस वार की प्रतिक्षेप शक्ति उधार लेने के लिए स्क्वायर कॉल्ड्रॉन छोड़ा ताकि वो तेजी से बच सके। स्क्वायर कॉल्ड्रॉन एक बहुत ही बढ़िया कलाकृति थी। भले ही शाश्वत कपाड़िया का हमला ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसे हिला पाना भी मुश्किल है। यहां तक कि भागने का रास्ता भी आरव ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। शाश्वत कपाड़िया का वह वार विचलित नहीं हुआ, जिससे आरव ठीक उसी रास्ते पर पहुंच गया जो तीसरे स्तर के प्रवेश द्वार की ओर जाता था। और इस प्रतिक्रिया के कारण यह निश्चित रूप से शाश्वत कपाड़िया की पीछा करने की गति में बाधा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा वो एल्डर सिभम और बाकी लोगों से सावधान था और शायद तुरंत पीछा करने का विकल्प न चुनता। ये सब और सब कुछ आरव की गणना के भीतर था। वो सफल हुआ। आरव की हरकतें बेहद तेज थी। उसने अपने शरीर के भीतर सारी सार ऊर्जा को इकट्ठा किया और बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। वो शाश्वत कपाड़िया और उसके साथियों के पीछा करने से डरता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो शाश्वत कपाड़िया के मुकाबले में नहीं था। जल्द ही लगभग पहुंच गया। अभी भी थोड़ा और बचा है। आरव ने अपने गले में मिठास का स्वाद चखा। एक कौर खून उसकी छाती तक पहुंच गया, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक दबा दिया। शाश्वत कपाड़िया की हथेली कोई मजाक नहीं थी। उस हथेली ने उसके अपने हाथों को तब तक झटका दिया जब तक कि वो सुन्न नहीं हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि कितनी महान शक्ति थी। भले ही बीच में चौकोर कड़ाही थी जो बल को बेअसर कर रही थी, लेकिन उस प्रभाव बल ने आरव को गंभीर चोटें पहुंचाई। सच तो यह है कि जब उसने वो हथेली खाई तब आरव के अंदरूनी अंगों में पहले से ही गंभीर घाव थे। उसके अंदरूनी अंग बहुत भयानक लग रहे थे क्योंकि वे अपनी जगह बदल चुके थे। लेकिन आरव के पास दर्द सहने का समय नहीं था। उसे पहले ही पल भागना था। इसलिए वो अब तक पूरे रास्ते पर मजबूती से डटा रहा। वर्तमान आरव पूरी तरह से अपनी आखिरी इच्छा शक्ति पर निर्भर था ताकि वो मजबूती से टिका रहे। हालांकि पूरी ताकत से सार ऊर्जा को इकट्ठा करने से आरव की चोटें और भी बढ़ गई। उसकी चेतना पहले से ही धुंधली हो गई थी। आरव ने पहले ही अपने दिमाग में सरणी संरचना को समझ लिया था और मार्ग का पता लगा लिया था, लेकिन इस समय उस ओर चलना बहुत दूर की बात लग रही थी। उसके पास एक बार फिर से प्रयास करने का अवसर नहीं था और न ही बेहोश होने का समय था। उसे तीसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार खोजना होगा। अंत में आरव ने आगे एक प्रकाश स्तंभ देखा। वो तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार था, लेकिन वर्तमान आरव पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। क्या मैं यहीं तक जा सकता हूं? आरव अपने पैरों को हिलाना चाहता था, लेकिन वे लगातार भारी होते जा रहे थे। कई दर्जन फीट की दूरी थोड़ी सी थी, फिर भी ध्रुवों की दूरी। फैसर आरव की चोटें अब और नहीं दबाई जा सकी और फूट पड़ी। उसके सीने के सामने कपड़ों पर ताजा खून लगा हुआ था। आरव के सामने का नजारा और भी धुंधला होता जा रहा था। वो आगे बढ़ा, आगे प्रकाश स्तंभ तक पहुंचने की बेताबी से चाहत कर रहा था, लेकिन अंत में वो गिर पड़ा। एक मधोशी में आरव ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत महिला शून्य से बाहर निकली और उसे सहारा देने के लिए एक जोड़ी सुंदर बाहें फैलाई। खुशबू की एक लहर उसकी नाक से टकराई। फिर वो बेहोश हो गया। ये और कोई नहीं, मिस पल्लवी थी। पल्लवी ने हल्की सी आह भरी और कहा, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। लगभग 1 घंटे बाद एल्डर सिभम और बाकी लोगों के डेंटिन सील कर दिए गए, जिससे उनकी सार ऊर्जा सीमित हो गई। और इस समय भूमिगत मार्ग से फिर से कई और लोग दिखाई दिए। ये लोग अधिकतर क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। शाश्वत कपाड़िया ने 8 संप्रदायों के बंधकों को उनके हवाले कर दिया और जगत कपाड़िया को उन्हें भयंकर तूफानी दुनिया में भेजने के लिए अनुरक्षण का नेतृत्व करने दिया। एक बार जब जगत कपाड़िया चले गए तो शाश्वत कपाड़िया ने गंभीर आवाज में कहा, मिलन कपाड़िया, सर्किट कपाड़िया, आप लोग प्रवेश क्षेत्र की रक्षा के लिए लोगों को निर्देशित करो। अगर आरव दिखे तो उसे वही मार डालो। हाँ, मिलन कपाड़िया और सर्किट कपाड़िया ने आदेश प्राप्त किया और प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया। रजत, तुम दूसरों के साथ मिलकर इस दूसरे स्तर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए मेरे पीछे आओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो लड़का कहां छिप सकता है। शाश्वत कपाड़िया ने कहा। जब से आरव भागा है, शाश्वत कपाड़िया का दिल पूरे समय गुस्से में था। अगर यह रास्ता महत्वपूर्ण नहीं होता तो वो आरव को ढूंढने के लिए लोगों को साथ ले आता। अब सब कुछ तय हो चुका था। वो एक जार में कछुआ पकड़ने जा रहा था। शाश्वत कपाड़िया अपने मातहतों को लेकर आया और एक बड़ा मानव शिकार अभियान शुरू किया, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। धमाका। क्रोधित शाश्वत कपाड़िया ने दीवार पर हथेली पटकी। दीवार तो ठीक थी, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि उसमें झुनझुनी होने लगी। पूरा इटर्नल स्प्लेंडर प्यालेस पहले भी सरणी संरचनाओं के साथ मजबूत किया गया था। यह अतुलनीय रूप से मजबूत था।
एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एक हथेली से इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? शाश्वत कपाड़िया अपने मातहतों के सामने अपना चेहरा खोना नहीं चाहता था। उसने दर्द को रोका और गुस्से से बोला, आखिर धरती पर ऐसा कौन सी स्थान है जहां वो बदमाश छिप सकता है? बात खत्म करके वो रजत की ओर देखने लगा। रजत ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे कैसे पता चलेगा कि आरव कहाँ गया? दूसरा स्तर इतना ही बड़ा था। जिन जगहों की तलाश की जानी चाहिए थी वे तलाशी जा चुकी थी। कोई सचमुच कह सकता है कि उन्होंने 3 फीट जमीन के नीचे खुदाई की, लेकिन एक छाया भी नहीं मिली। उन्हें दूसरे स्तर पर कोई दूसरा निकास नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आसमान में उड़ सकता है? रजत को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तीसरे स्तर पर चला गया? शाश्वत कपाड़िया का चेहरा भी बदल गया और उसने पूछा, तीसरा स्तर? प्रवेश द्वार कहाँ है? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। हमने यहां पहले से ही सभी जगहों की तलाशी ले ली है। हमने हर कमरे के कोनों को भी छान मारा। हमें प्रवेश द्वार बिल्कुल नहीं मिला। उनके ज्ञान के साथ यह सोचना असंभव था कि यह दूसरा स्तर अपने आप में एक बड़ी संरचना थी। इसलिए वे इस उलझन में थे कि आखिर तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार कहाँ है। बस इसी तरह आधा दिन और बीत गया। शाश्वत कपाड़िया ने आखिरकार हार मान ली। मार्ग अभी अभी खुला था। करने के लिए बहुत सारे काम थे। शाश्वत कपाड़िया भी संभवतः अपनी सारी ऊर्जा लगातार यहां नहीं लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सर्किट कपाड़िया को बाहर निकलने की जगह की रखवाली के लिए पीछे छोड़ दिया। मिस, आपने मिस्टर आरव को क्यों नहीं बुलाया और उन्हें तीसरे स्तर पर क्यों भेजा? ईशा ने कुछ हैरान होते हुए पूछा। ये जगह दाव शिक्षाएं हैं जो ग्रैंड एरे डिवाइन किंग ने पीछे छोड़ी है। यहां तक कि मैं तीसरे स्तर के किसी भी रहस्य को जानने में असमर्थ हूं। शायद ये मिस्टर आरव के लिए एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हो सकती है, पल्लवी ने कहा। तो यही मामला है, लेकिन मिस्टर आरव ने वाकई हर संभव संभावना को ध्यान में रखा और एक निराशाजनक स्थिति के बीच में जीवन की एक कमजोर डोर ढूंढ निकाली। यह दूसरा स्तर वास्तव में एक बड़ी संरचना है। हमने इसे इससे पहले नहीं खोजा था, लेकिन मिस्टर आरव ने न केवल इसे देखा बल्कि उन्होंने तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार भी ढूंढ लिया। वाकई उल्लेखनीय, लेकिन दुख की बात है, अंत में उन्हें बस थोड़ी सी कमी रह गई। अगर उनका सामना मिस से नहीं होता तो शायद। पल्लवी ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, शायद अदृश्य शक्तियों ने पहले से ही मुझे इस छोटे से हिस्से को पार करने में मदद करने के लिए पहले से ही तय कर रखा है। यह भाग्य नाम की चीज है। कौन इसे स्पष्ट रूप से कह सकता है? कोई केवल इतना कह सकता है कि मिस्टर आरव की किस्मत में मृत्यु नहीं थी। ईशा की आंखें घूम गई और उसने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ पूछा, मिस, तो क्या आपको लगता है यह भाग्य ही है जिसने आप दोनों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया? पल्लवी मन ही मन हैरान हुई, लेकिन बार बार सिर हिलाते हुए बोली, तुम बकवास करती रहती हो। जल्दी से उन लोगों का पीछा करो, नहीं तो हम उन्हें खो देंगे। जैसे ही उसने बात की, पल्लवी ने ईशा को अनदेखा कर दिया और पहले चली गई। ईशा भी हंसी और उसके पीछे चली गई। पता चला कि वे दोनों मालिक और नौकर वास्तव में भयंकर तूफानी दुनिया में एस्कॉर्टिंग टीम का पीछा कर रहे थे। न जाने कितना समय बीत गया था। आरव की चेतना आखिरकार धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने दोनों आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा वो एक साधारण लेकिन सुंदर अध्ययन कक्ष था। ये कौन सी जगह है? मैं फिर से नहीं मरा, है ना? आरव ने अपने सूखे होठों को हिलाया और खुद से बुदबुदाया, युवक, तुम अभी मरे नहीं हो। तभी एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। आरव ने कुछ ताकत हासिल की और बैठने की कोशिश की। उसने पाया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस समय एक डेस्क पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था। सिवाय इसके कि उसका शरीर पारदर्शी था, वो वास्तव में जयशंकर जैसा ही था, एक आत्मा शरीर। आरव ने अपना सिर जोर से हिलाया और याद करने की पूरी कोशिश की कि पहले क्या हुआ था। जब उसे आखिरकार याद आया कि क्या हुआ था, तो वो आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। बूढ़े आदमी, क्या ये इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस का तीसरा स्तर हो सकता है? बूढ़े आदमी ने किताबों को पलटना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए आरव से कहा, यह सही है, ये जगह वाकई इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस का तीसरा स्तर है। इसका नाम है ग्रैंड यान स्पेस। ग्रैंड यान स्पेस, ये 3 शब्द सुनकर आरव के मुंह से खून की एक बूंद फिर निकल गई। अश्विन, ये आदमी, वो वाकई। आरव के चेहरे पर अजीब भाव देखकर बूढ़ा आदमी भी हैरान हो गया। यह प्रतिक्रिया बिल्कुल सही नहीं थी, है ना? एक आत्मा संघनन क्षेत्र के बच्चे की ऐसी गहरी और रहस्यमयी जगह देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आरव ने कहा, वरिष्ठ, जूनियर को सलाम करने के लिए खड़े न हो पाने के लिए माफ करें। कोई बात नहीं, क्या मैं पूछ सकता हूं, सीनियर, क्या आपने मुझे बचाया? आरव ने अनिश्चितता से पूछा। वास्तव में बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि आप भी बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक आत्मा शरीर हूं। मैं ग्रैंड यान स्पेस से बाहर नहीं जा सकता।
केवल अपने आप में प्रवेश करके ही आप मुझे देख सकते हैं। ये सुनकर आरव सोच में पड़ गया। उसके मन में एक कोमल और सुंदर छवि उभरी। क्या यह संभव था कि वो एक भ्रम नहीं था? मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि होश खोने से पहले उस प्रकाश स्तंभ से अभी भी कई दर्जन फीट की दूरी थी। लेकिन मैं जागने के बाद पहले ही तीसरे स्तर में क्यों प्रवेश कर गया? लेकिन वो लड़की कौन थी? उसने मुझे क्यों बचाया? आरव ने अपनी पूरी ताकत से याद करने की कोशिश की। वो उस चेहरे को याद करना चाहता था जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कैसे याद किया। वो बहुत धुंधला चेहरा था। लेकिन भले ही वो धुंधला था, आरव रूपरेखा से भी बता सकता था कि वो निश्चित रूप से एक राज्य को तहस-नहस करने वाला सुंदर चेहरा था। आरव को अनजाने में याद आ गया कि जब एल्डर अबीर ने घात लगाया था तो क्या हुआ था। क्या यह हो सकता है कि उस समय जो व्यक्ति आगे बढ़ा था वो ये महिला थी? लेकिन कब वो इस तरह की एक बड़ी शक्ति को जाना? आरव ने बहुत देर तक सोचा और कारण भी नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी कि महिला ने उसे बचाया। आरव को वो धुंधली प्रोफाइल गुप्त रूप से याद थी। अगली बार जब वो उससे मिला तो उसे निश्चित रूप से उसका उचित रूप से धन्यवाद करना था। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि आरव अपने विचारों में लीन था और उसने भी उसे बाधित नहीं किया। वो बस बगल में चुपचाप इस युवक को देखता रहा। उसने देखा कि आरव में औसत युवा व्यक्ति की जल्दबाजी नहीं थी और उसकी उम्र के हिसाब से विवेक नहीं था। हालांकि उसका क्षेत्र उच्च नहीं था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वो पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आरव के होश में आने के बाद उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ करना वरिष्ठ, मैं अभी विचारों में खोया हुआ था। बूढ़ा आदमी दयालुता से मुस्कुराया और बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से ही कई हजार सालों से इस ग्रैंड यान स्पेस के अंदर हूं और बहुत पहले ही अपने किनारों और कोनों को चमका चुका हूं। मुझे इस तरह की छोटी मोटी बात से क्या ऐतराज होगा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। इस तरह की बातें करना बहुत ही असभ्य है। जूनियर सीनियर से ठीक से बात करने से पहले थोड़ी ताकत हासिल करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां खाएगा। कृपया मुझे माफ करें सीनियर। बात खत्म करते हुए आरव ने खाने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग से एक औषधीय गोली निकाली और औषधीय ताकत को निखारना शुरू कर दिया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस औषधीय गोली को देखा तो उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। हालांकि आरव ने जो औषधीय गोली ली थी वो केवल टियर 3 थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अपने अनुभव और ज्ञान के साथ वो वास्तव में औषधीय गोली की उत्पत्ति नहीं बता सकता था। किसी को यह जानना था कि दिव्य संरचना संप्रदाय उस समय अनंत दुनिया का सबसे मजबूत संप्रदाय था। उनमें से एक नहीं, दिव्य संरचना संप्रदाय में कीमिया संप्रभु अस्तित्व था। अनंत दुनिया की टियर 3 औषधीय गोलियां उसने पहले क्या नहीं देखी थी? फिर भी उसने पहले वो औषधीय गोली नहीं देखी थी जिसे आरव ने खाया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे और भी हैरान और अवाक कर दिया। बूढ़े आदमी की समझ में आरव की आभा तेजी से ठीक हो रही थी। 1 घंटे के बाद आरव की चोटें मूल रूप से पहले से ही नियंत्रण में थी। आरव के रंग को हल्के सफेद से गुलाबी होते देख बूढ़े आदमी की आंखें उस पर टिकी थी। वो कई हजार साल तक जीवित रहा था और उसने पहले कभी ऐसी स्वर्ग विरोधी औषधीय गोली नहीं देखी थी। आरव बूढ़े आदमी के हावभाव से जाग गया और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, वरिष्ठ, आपको क्या हुआ है? ओह, आपने पहले कौन सी औषधीय गोली खाई थी? वास्तव में ऐसे चमत्कारी प्रभाव के लिए आपकी चोटें बहुत गंभीर थी। हालांकि आपने आंतरिक चोटों के इलाज के लिए पहले से ही औषधीय गोलियां ली थी, लेकिन 1 महीने के शांत आराम के बिना ठीक होना मुश्किल है। लेकिन आप वास्तव में 1 घंटे में ठीक हो गए, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एज्योर प्रोफाउंड हार्ट नर्सिंग पिल है। आंतरिक चोटों के इलाज में इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। मेरे गुरु ने मुझे गोली का फार्मूला सिखाया। एज्योर प्रोफाउंड हार्ट नर्सिंग पिल। बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए अपने मस्तिष्क की खोज की, लेकिन जाहिर तौर पर उसे प्रासंगिक इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इस बूढ़े आदमी को ज्यादा सोचने से रोकने के लिए आरव ने विषय बदल दिया और कहा, मुझे सीनियर को कैसे संबोधित करना चाहिए? तभी बूढ़ा आदमी वर्तमान में लौटा और जल्दी से बोला, यह बूढ़ा आदमी वरिष्ठ विश्वभानु है। आप मुझे वरिष्ठ विश्वभानु कह सकते हैं। आरव ने आगे बढ़कर अभिवादन किया और कहा, जूनियर ने वरिष्ठ विश्वभानु को देखा है। क्या वरिष्ठ विश्वभानु डिप संरचना समुदाय से कोई है? वरिष्ठ विश्वभानु ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, यह सही है। आप वास्तव में दिव्य संरचना का नाम जानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी दिव्य संरचना संप्रदाय का नाम अभी भी दुनिया में घूम रहा हो? अरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दरअसल मैंने ये नाम एक भयंकर अंधी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट के मुंह से सुना था। वरिष्ठ विश्वभानु की मुस्कान तुरंत उनके चेहरे पर तैर गई। वो हैरान होकर बोला, आप क्या बात कर रहे हैं? भयंकर अंधी दुनिया
और पौराणिक दुनिया के बीच का मार्ग मेरे संप्रदाय के सिख एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया है। आप संभवतः अंधी दुनिया के एक क्रूर मार्शल आर्टिस्ट से कैसे मिल सकते हैं? आरव ने बिरिष्ट विश्वभानु को सुनने के लिए रहस्यवादी क्षेत्र की घटनाओं का वर्णन किया। यह सुनने के बाद बिरिष्ट विश्वभानु बहुत देर तक चुप रहे। अंत में उसने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे दिव्य संरचना समूह ने पूरे संप्रदाय को बलिदान देकर राज्य मार्ग को बंद कर दिया, लेकिन यह सोचना कि अंततः एक दिन यह सफलता से चूक गया। बात खत्म करते हुए बरिष्ठ विश्वभानु के आंसू उसके बूढ़े चेहरे पर पहले से ही थे। आरव ने खुद से सोचा कि यह वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन उसने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस समय दुनिया में क्या हुआ था? बरिष्ठ विश्वभानु? बरिष्ठ विश्वभानु ने मार्ग को बंद करने के लिए पूरे संप्रदाय को बलिदान क्यों किया? वरिष्ठ विश्वभानु ने हल्की सांस ली। उनकी आंखों में एक यादों का भाव था, जैसा कि उन्होंने सोच समझ कर कहा, उस समय को याद करते हुए जब मेरा दिव्य संरचना समूह अपने सुनहरे दिनों में फल फूल रहा था। हमने सरणी संरचनाओं का उपयोग करके पूरे अंतहीन दुनिया को चकित कर दिया था। पथ हमारी लाइमलाइट का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन मौसम अचानक बदल सकता है। पता चला कि लगभग 4000 साल पहले अंतहीन दुनिया और भयंकर आंधी दुनिया, ये दोनों दुनियाएं अचानक एक साथ मिल गई और एक स्थानिक मार्ग का निर्माण किया। तब से भयंकर आंधी दुनिया ने स्थानिक मार्ग से बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। अंतहीन दुनिया की आरामदायक जीवन स्थितियों से अलग भयंकर आंधी दुनिया का नाम भयंकर आंधी इसलिए रखा गया क्योंकि वहां साल भर तीखे ठंडे तूफान आते थे। साल में 4 मौसम, कठोर जीवन स्थितियों के साथ साथ खेती के दुर्लभ संसाधनों ने प्रत्येक मार्शल कलाकार को बहुत शक्तिशाली बना दिया। इस बात का कुछ अंदाजा कपाड़िया कबीले के भाइयों से भी लगाया जा सकता है। अंतहीन दुनिया के पास भरपूर संसाधन थे और रहने की स्थिति बहुत ही आसान थी। भयंकर आंधी दुनिया इस मौके को कैसे जाने दे सकती थी? आरव ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार वास्तव में शक्तिशाली हैं। उसी क्षेत्र में अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों को उनसे मुकाबला करना मुश्किल लगेगा। आरव का निर्णय बहुत ऊंचा था और उसने कपाड़िया कबीले के भाइयों और अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों के बीच के मतभेदों को बहुत पहले ही समझ लिया था। लेकिन बरिष्ठ विश्वभानु ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह सच है कि भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी अंतहीन दुनिया के संसाधन प्रचुर हैं। हमारे मार्शल कलाकारों की समग्र शक्ति उनसे कम नहीं है। इसके अलावा जब हमारा दिव्य संरचना समूह अपने चरम पर था, तो दूसरे पक्ष के दिव्य पारगमन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को नष्ट करना आसान था। आरव ने खंडन नहीं किया। अश्विनी उस साथी का चरित्र कुछ हद तक दयनीय रूप से कंजूस था, लेकिन उसके पास वास्तव में क्षमताएं थी। उसने जो दांव शिक्षाएं पीछे छोड़ी थी, वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसके अलावा समय की गणना करते हुए अश्विनी को उस समय लंबे समय तक चढ़ना नहीं चाहिए था, अधिकतम कई 100 से 1000 साल। बरिष्ठ विश्वभानु का यह कहना कि वे अपने चरम पर थे स्वाभाविक रूप से उचित था। फिर यह अजीब था, अश्विनी ने जो नींव पीछे छोड़ी है, उसके साथ दिव्य संरचना समूह को मार्ग को बंद करने के लिए पूरे संप्रदाय की बलि देने तक नहीं जाना चाहिए। जब तक कि आरव के चेहरे पर भाव बदल गए और वो बोल पड़ा, क्या यह संभव है कि भयंकर अंधी दुनिया वास्तव में एक उच्चक्रम वाली छोटी दुनिया है? इस बार हैरान होने की बारी बरिष्ठ विश्वभानु की थी। लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं। वास्तव में उच्चक्रम वाली छोटी दुनिया के बारे में भी जानना। यह सही है, मेरे दिव्य संरचना समूह को बाद में ही पता चला कि भयंकर अंधी दुनिया का क्षेत्र वास्तव में एक असीम क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसे पवन सम्राट के रूप में जाना जाता है। अगर हम युद्ध को स्वतंत्र रूप से जारी रहने देते हैं, तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि कल्पना करना भी मुश्किल होगा। दिव्य क्षेत्र को एक तरफ रख दें तो अनगिनत निचले क्षेत्र की छोटी दुनियाएं थी और उन्हें छोटे संसार की सार ऊर्जा सीमा की डिग्री के अनुसार विभाजित किया गया था, जो उच्चक्रम, मध्यक्रम और निम्न क्रम इन 3 स्तरों में विभाजित था। उच्चक्रम वाले छोटे संसार जिस सीमा का सामना कर सकते थे, वो 6 असीम क्षेत्र है, जबकि मध्यक्रम वाले छोटे संसारों की सीमा 5 दिव्य पारगमन क्षेत्र है। सैद्धांतिक रूप से जब मार्शल कलाकार इस दुनिया की सार ऊर्जा सीमाओं को पार कर जाते थे, तो वे शून्य को तोड़ सकते थे और दिव्य क्षेत्र में चढ़ सकते थे। तभी आरव को प्रकाश दिखाई दिया। उसने बुदबुदाया, तो ऐसा ही है। वरिष्ठ विश्वभानु ने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा, मेरा दिव्य संरचना संप्रदाय अंतहीन दुनिया के संप्रदायों से ऊपर शासन करता था और असंख्य संसाधनों का आनंद लेता था। स्वाभाविक रूप से हमें जिम्मेदारियां भी लेना पड़ा। इसलिए संप्रदाय के गुरु ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। संप्रदाय के सभी 6 गठन संप्रभु शक्तियों ने अपनी दिव्य आत्माओं को बलिदान के रूप में देकर टियर 6 भव्य सरणी 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरे का निर्माण किया और सील को दबाए रखने के लिए एक महान रहस्यमय जादू का उपयोग करके पूरे संप्रदाय को सीलिंग क्षेत्र में ले गए।
वरिष्ठ विश्वभानु को बोलते हुए सुनकर आरव को भी बहुत सम्मान महसूस हुआ। एक धर्मी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खुद को बलिदान करना, ऐसी बातें करना आसान था, लेकिन जब वास्तव में उनकी बारी आती थी तो इसके लिए बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती थी। उस समय की बात तो छोड़िए, खुद को बलिदान करने वाले केवल संप्रदाय के गुरु ही नहीं थे, बल्कि दिव्य संरचना समूह में सभी संप्रभु स्तर की शक्तियां थी। आरव द्वारा अश्विनी के चरित्र को हमेशा तिरस्कारपूर्ण माना जाता था, लेकिन उनके शिष्यों और अनुयायियों ने आरव के लिए उनके प्रति बहुत सम्मान रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। यह दिव्य संरचना संप्रदाय के बलिदान के कारण ही था, जिसके कारण अनंत दुनिया के लिए कई सहस्राब्दियों की शांति का आदान प्रदान हुआ। छठे स्तर ग्रैंड एरे एक भव्य संरचना थी जो अनंत दुनिया की सीमाओं को पार कर गई थी। दिव्य ट्रैवर्सिंग रियल विशेषज्ञों को स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी पड़ी अगर वे इस सीमा को पार करना चाहते थे, और कीमत उनकी जान थी। आरव उठे और वरिष्ठ विश्वभानु को प्रणाम करते हुए बोले, वरिष्ठ और बाकियों के कार्य लोगों को गहरी श्रद्धा से भर देते हैं, कृपया जूनियर से ये प्रणाम स्वीकार करें। सच तो यह है कि आरव की आत्मा रेजियो दुनिया की मूल निवासी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वर्तमान में आरव के शरीर में पुनर्जन्म लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राचीन दुनिया के एक व्यक्ति के रूप में भी गिना जाता है। फिर भी वरिष्ठ विश्वभानु वैसे भी आरव से प्रणाम के योग्य नहीं थे। आरव की ओर से ये धनुष देवराज शर्मा और आरती शर्मा की ओर से किया गया था। दिव्य संरचना संप्रदाय के बलिदान के बिना स्वाभाविक रूप से अब तक देवराज और आरती शर्मा इस दुनिया में नहीं होते, और वहां आरव भी था जिस शरीर पर दक्षराज पुनर्जन्म लिया है। बूढ़े विश्वभानु ने हाथ हिलाया और आप भरते हुए कहा, तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस बात से नफरत है कि उस समय मेरा क्षेत्र अपर्याप्त था और मैं शिक्ष एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरेन की स्थापना में भाग लेने में असमर्थ था। अन्यथा मैं भी संप्रदाय मास्टर को व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होने देता, चाहे कुछ भी हो। संप्रदाय मास्टर एक अविश्वसनीय विलक्षण व्यक्ति थे जो निश्चित रूप से संस्थापक पिता के पदचिन्हों पर चलने और दिव्य क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम होते, लेकिन उन्हें ऐसी अनचाही आपदा का सामना करना पड़ा। यहां तक सुनकर आरव ने भी लगातार आह भरी। वो वरिष्ठ विश्वभानु के शब्दों से यह भी बता सकता था कि उस समय दिव्य संरचना संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। दिव्य क्षेत्र में चढ़ने के बाद वो संभवतः ग्रैंड अरे डिवाइन किंग के साइड में चलने में सक्षम हो सकता था। एक डिवाइन किंग यानी कि डिवाइन राजा पावर हाउस बनना कठिन नहीं होगा। वरिष्ठ विश्वभानु ने हजारों वर्षों तक यहां की रक्षा की है। बस यही अकेलापन उन लोगों से मेल खा सकता है जो उस समय युद्ध में मारे गए थे। आरव ने उसे सांत्वना दी। ये असंभव था कि वरिष्ठ विश्वभानु ने इस भव्य यान स्पेस में खुद को छिपा लिया ताकि वो युद्ध से बच सके। उसे निश्चित रूप से एक भूमिका निभानी थी। वरिष्ठ विश्वभानु ने फिर से आह भरी और कहा, चूंकि शिक्ष एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे पहले से ही टूट चुका है, इसलिए अनंत दुनिया निश्चित रूप से फिर से एक अराजक युद्ध में विफल हो जाएगी। लेकिन इस समय और युग में शिक्ष एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे को एक बार फिर से कौन अंजाम दे सकता है? भूल जाओ, भूल जाओ। यह पहले से ही किसी की मृत्यु के बाद की बात है। इसकी चिंता तुम युवा लोगों पर छोड़ दिया जाए। उसकी नजर आरव पर गई और फिर से कहा, तुम पहले से ही दूसरे स्तर के सरणी गठन को देख चुके हो और ग्रैंड यान स्पेस के प्रवेश द्वार को पा चुके हो। इसका मतलब है कि तुम एक भाग्यवान व्यक्ति हो। मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तुम पर निर्भर होना चाहिए। वरिष्ठ विश्वभानु के शब्दों को सुनकर आरव के चेहरे पर अनजाने में फिर से अजीब भाव आ गया। उस समय वो अश्विनी के निर्माण पथ 9 लिपियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं मिली। कौन जानता था कि दुनिया के उतार चढ़ाव बदल जाएंगे? वो वास्तव में अब उनका उत्तराधिकारी बन गया, उनका शिष्य बन गया। यदि भविष्य में उसे दिव्य क्षेत्र में अश्विनी मिले तो क्या वह उनका उपहास करेगा या नहीं? एक बार जब उसने अश्विनी की उस आत्मसंतुष्ट मुस्कान के बारे में सोचा तो आरव के मुंह का कोना अनायास ही फड़क उठा। जब विश्वभानु ने आरव के चेहरे पर भाव देखा तो उसने सोचा कि आरव दिव्य संरचना संप्रदाय की विरासत प्राप्त करना नहीं चाहता। उसने आग्रह किया, क्या बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अनिच्छुक हो? युवक, क्या तुम जानते हो कि मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय की विरासत का क्या अर्थ है? आरव ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ विश्वभानु ने पहले ही जूनियर से कहा है। जूनियर को कैसे नहीं पता? जब ऐसा है तो फिर तुम्हें क्या संदेह है? वरिष्ठ विश्वभानु के चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। जब दिव्य संरचना संप्रदाय अपने चरम पर था तब यह 6 शासकों वाला एक संप्रदाय था। अनादिकाल से ऐसा समूह बहुत कम देखने को मिलता था। इतनी अद्भुत विरासत इसे दूसरों को देते हुए वे बहुत पहले ही विचलित हो जाते, जब तक कि वे बेतहाशा विलाप नहीं करने लगते। इस बदमाश के चेहरे पर तो अनिच्छा की भावो थी। आरव के मन में आक्रोश भर गया। भले ही तुम बूढ़े आदमी एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो,
तुम भी ये अनुमान नहीं लगा पाओगे कि मेरे अंदर क्या क्या शंकाएं हैं। जब वो अगली बार दिव्य क्षेत्र में उस बूढ़े व्यक्ति अश्विनी से मिला तो क्या उसे आगे बढ़कर उसे प्रणाम करना पड़ेगा और उसे संस्थापक पिता कहना पड़ेगा? बस इसके बारे में सोचना ही बेतुका था। अगर मैं प्रणाम करने की हिम्मत करेगा तो क्या वो बूढ़ा व्यक्ति स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? बेहतर होगा कि ऐसा न कहें। हो सकता है कि वो वास्तव में ऐसा न करे। वो निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने का साहस करेगा। हे, उसे धिक्कार है। अगर मैं बेशर्मी से व्यवहार करता हूं और समय आने पर स्वीकार करने से इनकार करता हूं तो वो बूढ़ा बदमाश मेरा क्या कर सकता है? बूढ़े विश्वभानु ने गलत समझा। आप ये नहीं जानते, लेकिन ये जूनियर दक्षिणी डोमेन के फाइट ग्रेट सेंट के 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों में से एक है। गुरु के साथ कोई मुझे डर है। आरव ने सहजता से एक कारण ढूंढ लिया। बूढ़ा विश्वभानु ये सुनकर क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने स्वीकृतिपूर्वक सिर हिलाया और कहा, तुम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हो और सत्य का सम्मान करते हो, जो दर्शाता है कि तुम लड़के मेरे भरोसे के योग्य हो। चिंता मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम दिव्य संरचना संप्रदाय में प्रवेश करो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय की दांव शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी खोजोगे। आरव ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ बिल्कुल। आरव को सच्ची भावनाओं से भरा देखकर वरिष्ठ विश्वभानु ने अपने दिल में और भी अधिक प्रशंसा की। यह कल्पना करना कठिन था कि ये युवक वास्तव में अपने गुरु और शिक्षाओं का इतना सम्मान करता है। वो निश्चित रूप से एक सम्मानीय व्यक्ति है। वरिष्ठ विश्वभानु को कैसे पता था कि आरव के दिल में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह भी नहीं था? वो किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार करने में सहज था। बस इतना ही कि उसे अश्विनी को उस बूढ़े साथी संस्थापक पिता को बुलाने की जरूरत नहीं समझता था। अश्विनी की उस गर्व भरी नजर के बारे में सोचकर आरव के दिल में घृणा पैदा हो जाती। चूंकि आरव को दिव्य संरचना संप्रदाय में प्रवेश करने की जरूरत नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे संस्थापक पिता कहने की जरूरत नहीं थी। आरव स्पष्ट रूप से सच्ची भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन आरव उस तरह का विश्वासघाती व्यक्ति नहीं था। उसने वरिष्ठ विश्वभानु से जो वादा किया था वो स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करेगा। वरिष्ठ विश्वभानु ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे शब्दों से धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पहुंचने के लिए परीक्षणों की परत दर परत से गुजरने में सक्षम होने का मतलब है कि आप मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। मैंने आपके लिए यहां हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा की है। एन वरिष्ठ विश्वभानु का अर्थ है कि इस रहस्यमय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सरणी संरचनाएं एक उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए थी। आरव का दिमाग चतुर था। जब उसने रास्ते में हुई हर चीज को याद किया तो उसने अनायास ही समझ का संकेत दिया। वरिष्ठ विश्वभानु ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। शिक्ष एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरे के पूरा होने के बाद संप्रदाय के गुरु बलिदान से पहले ये चयन पद्धति स्थापित की। जो यहां प्रवेश करने के लिए परीक्षणों की परतों को पार करने में सक्षम होगा वो मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय का उत्तराधिकारी होगा। आरव फिर से भावनाओं के उतार चढ़ाव से भर गया। उस पीढ़ी के दिव्य संरचना संप्रदाय के गुरु वास्तव में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके मन की चतुराई, उनकी शक्ति की शक्ति कुछ ही लोगों में देखने को मिलती थी। संपूर्ण रहस्यवादी क्षेत्र हेवनली थंडर एसेंस लोकिंग ग्रैंड एरे द्वारा संलग्न था। सबसे पहले ये उच्च स्तर के मार्शल कलाकारों को सील में प्रवेश करने और उसे नष्ट करने से रोक सकता था। दूसरे, ये चयनित व्यक्ति की आयु और क्षेत्र को कम कर सकता था। कन्फाउंडिंग मिस्ट फेरेस्ट भी इसी तरह अत्यंत गहन था। अत्यधिक उच्च सरणी गठन उपलब्धियों के बिना कोई भी इससे बाहर निकलने में असमर्थ होगा। पीछे और भी अधिक शक्तिशाली एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर ग्रैंड एरे था। साथ ही तीसरे स्तर के प्रवेश के लिए सरणी गठन की तलाश भी थी। प्रत्येक परत आपस में जुड़ी हुई थी। हालांकि डिजाइन का यह स्तर थोड़ा क्रूर था, लेकिन यह वास्तव में उस व्यक्ति का चयन कर सकता था जिसकी दिव्य संरचना संप्रदाय को आवश्यकता थी। बस इतना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहां पहुंचेगा वो अंत में एक आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार होगा। वरिष्ठ विश्वभानु ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ओ, क्या वरिष्ठ विश्वभानु मुझे नीची दृष्टि में देख रहे हैं ये आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए? आरव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम लड़के काफी दृढ़ निश्चय हो। मुझे ये पसंद है, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें स्वीकार करनी पड़ती है, भले ही तुम न चाहते हो। तुम्हारा दायरा बहुत कम है। इस स्थान तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि भाग्य का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा कैसे? वरिष्ठ विश्वभानु ने आरव की उपहास भरी नजर को अनदेखा किया और कहा, अविश्वासी मत बनो। मुझे पता है कि सरणी संरचनाओं के मार्ग में तुम्हारी उपलब्धियां संभवतः उथली नहीं है, लेकिन मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत सरणी संरचनाएं हैं
3 खंड संस्थापक पिता दिव्य संरचना भगवान के दिव्य दायरे में चढ़ने से पहले उन्होंने इसे ग्रैंड यान स्पेस के भीतर छोड़ दिया था। यह कोई गुप्त साधना कानून नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको इसे स्वयं समझने की आवश्यकता है। उस समय संप्रदाय मास्टर की प्रतिभा बहुत अधिक थी, लेकिन 9वें स्तर की दिव्य पागमन क्षेत्र साधना के साथ भी वो केवल इसका 50% ही समझ पाया। अपनी छोटी उम्र में क्या आप संप्रदाय गुरु को चुनौती देना चाहते हैं? आरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन इस पर विवाद नहीं किया। हालांकि वो जानता था कि संप्रदाय गुरु एक विलक्षण प्रतिभा है। आरव खुद भी एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस बिंदु पर उसने पहले कभी खुद को अनावश्यक रूप से विनम्र नहीं किया था। एक निचले स्तर की शिखर प्रतिभा थी, जबकि दूसरा दिव्य क्षेत्र की शिखर प्रतिभा थी। दोनों लोग शुरू से ही एक ही स्तर पर नहीं थे, भले ही आरव ने खंडन किया हो। वरिष्ठ विश्वभानु स्वाभाविक रूप से दोनों में से किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस एरे फॉर्मेशन 3 वॉल्यूम के नाम ने आरव का ध्यान खींचा। वो जानता था कि अश्विनी की सबसे बड़ी संपत्ति फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट्स थी। संभवतः ये इसी एरे फॉर्मेशन 3 वॉल्यूम से ली गई थी। ये एरे फॉर्मेशन 3 वॉल्यूम अश्विनी के आरोहण से पहले का शिखर कार्य होना चाहिए। ये केवल एक अफसोस की बात थी कि उनके आरोहण के बाद दिव्य संरचना संप्रदाय में कोई भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका। बेशक यह भी एक सामान्य घटना थी। आखिरकार ग्रैंड एरे डिवाइन किंग अश्विनी एक ऐसा अस्तित्व था जो गर्व से हंस सकता था और अपनी इच्छानुसार दिव्य क्षेत्र में विचरण कर सकता था। कितने लोग उसकी प्रतिभा को माप सकते थे? आरव की निराशा भरी नजर देखकर वरिष्ठ विश्वभानु ने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। इस आरव में वाकई असाधारण संयम था, लेकिन वो अभी भी युवा और उत्साही है और स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है। लेकिन पहले कौन युवा नहीं है? उस समय संप्रदाय के गुरु को भी क्या किसी से और किसी से डर नहीं लगता है? इस बदमाश को एक झटका लगने दो, फिर वो जान जाएगा और पछताएगा। ठीक है, जब ऐसा ही है तो मेरे पीछे आओ, वरिष्ठ विश्वभानु ने कहा और पहले अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए आरव की आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के स्वर्ग में पहुंच गया हो। एक बहती हुई धारा पर एक छोटा पुल, मंडप, छतें और मीनारे, यहां तक कि बगल में एक फूलों का आंगन भी था। अद्भुत दृश्य लोगों को पूरी तरह से आराम और ताजगी का एहसास कराता था। आरव प्रशंसा में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अश्विनी के पास वास्तव में चढ़ने से पहले ही इतनी ताकत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अपने दाव को ग्रैंड अरे डिवाइन किंग के रूप में पुष्टि कर सका। दरवाजे के बाहर थोड़ी दूर पर एक खुली जगह थी। उस खुली जगह में 3 पत्थर की पुस्तक खंड रखे हुए थे। ये सरणी संरचना 3 वॉल्यूम है? आरव ने अनिश्चितता से पूछा। वरिष्ठ विश्वभानु ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। अपनी दिव्य भावना को किसी एक खंड में डालें और आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। आरव ने अपना सिर हिलाया और अपनी दिव्य भावना को बताए अनुसार बाईं ओर की पत्थर की पुस्तक में भेज दिया। अचानक एक चूषण बल प्रकट हुआ। इसने वास्तव में आरव की सारी दिव्य भावना को पुस्तक खंड में खींच लिया। जब तक वो होश में आया, आरव पहले ही असीम अंधकार में डूब चुका था। लेकिन आरव घबराया नहीं। अपने अनुभव और ज्ञान से वो स्पष्ट रूप से बता सकता था कि ये एक ऐसी जगह थी जो चेतना स्थान के समान थी। ऐसा लग रहा था कि अश्विनी के सरणी संरचना क्षेत्र ने उनके ऊपर चढ़ने से पहले ही इस विमान को बहुत अधिक पार कर लिया था। आरव को बहुत देर तक प्रतीक्षा कराए बिना अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई देने लगी। वो एक प्रकाश कण था। इसके ठीक बाद और अधिक प्रकाश कण दिखाई देने लगे। प्रकाश के बिंदुओं ने आरव को ऐसा महसूस कराया जैसे वो तारों से भरे आकाश के विशाल विस्तार में था। आरव की निगाहें ध्यान में बदल गई, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता था कि एक आकस्मिक विकल्प लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को प्रभावित करेगा। यदि कोई सरणी संरचनाओं को नहीं समझता है तो वो स्वाभाविक रूप से इन प्रकाश कणों का अर्थ समझने में असमर्थ होगा। लेकिन आरव एक 9वें स्तर फॉर्मेशन सम्राट था। इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सरणी संरचना अविश्वसनीय रूप से गहन लग रही थी, लेकिन कोई भी महान दांव सरल से जटिल, सरल से कठिन होता। और भी जटिल सरणी संरचनाओं को एकल व्यक्तिगत छोटी इकाइयों में तोड़ा जा सकता है। इस छोटी इकाई को सरणी संरचनाओं के पथ में सरणी तत्व के रूप में जाना जाता था। और इन प्रकाश कणों का अर्थ लेसर 9 क्रांति इंटरलोकिंग फॉर्मेशन के प्रत्येक सरणी तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। संरचनाओं का मार्ग वही मार्शल कलाकार थे जो अवधारणाओं को समझते थे। वे सभी ऐसी चीजें थी जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता था, लेकिन शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। उनका वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए अश्विनी ने एक ऐसे एरे फॉर्मेशन 3 वॉल्यूम चेतना स्थान की स्थापना की ताकि वंश के शिष्यों को समझने के लिए अंदर प्रवेश किया जा सके। लेकिन आरव ने पहले से ही
इस लेजरीन रिवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे और अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लेसर 9 रिवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन यहां आरव द्वारा समझे गए से काफी अधिक गहरा था। जाहिर है, ऊपर चढ़ने से पहले अश्विनी की समझ एक और स्तर ऊपर चली गई। आरव ने बेहतर लेजर 9 रिवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से समझने के लिए 1 घंटे का समय बिताया। उसकी दिव्य भावना ने इच्छा की और वो इस चेतना क्षेत्र से बाहर निकल गया। जब ऋष्ट विश्वभानु ने आरव को बाहर निकलते देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है जवान आदमी? संरचनाओं को समझना अत्यधिक समय लेने वाला है। इसे एक झटके में पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहां रहकर लगन से साधना करें और धीरे धीरे इसे समझें। आरव ने एक चमकदार किरण चमकाई और कहा, बहुत सरल लगता है वरिष्ठ विश्वभानु, मैं अगली सरणी संरचना को समझने जाऊंगा। बात खत्म करके आरव सीधे दूसरे पत्थर की मात्रा के सामने आया और अपनी दिव्य भावना को एक बार फिर उसमें डुबो दिया, जिससे वरिष्ठ विश्वभानु के चेहरे पर एक जमी हुई नजर आ गई। वरिष्ठ विश्वभानु के मुंह का कोना 2 बार फड़क उठा और उसका भाव अजीब हो गया। सरल? ये लड़का प्रभावशाली दिखने के लिए दिखावा कर रहा है ना? शुरू में मुझे अभी भी लगा कि ये लड़का काफी भरोसेमंद है। अब वो कम भरोसेमंद क्यों लग रहा है? क्या संस्थापक पिता जैसे स्वर्ग विरोधी चरित्र द्वारा पीछे छोड़ी गई चीजें सरल होंगी? किसी को यह जानना था कि संस्थापक पिता जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तब वे केवल दिव्य पारगमन क्षेत्र में थे, लेकिन उसने पहले ही एक छठे स्तर सरणी संरचना बना ली थी, जैसे कि 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरे। वरिष्ठ विश्वभानु के चेहरे पर अनजाने में ही गहरी निराशा दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी कुछ साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि ये लड़का सरणी संरचनाओं के 3 खंडों का व्यावहारिक तरीके से अध्ययन कर सके। लेकिन वो पहले से ही हजारों वर्षों से ग्रैंड यान स्पेस में रह चुका था। अब ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरे सरणी संरचना में प्रवेश करने के बाद आरव का दबाव स्पष्ट रूप से बहुत अधिक हो गया। बेशक यह पहले सरणी संरचना के संबंध में था। इस चेतना स्थान में सरणी संरचना को समझना पहले समझे गए लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन से बहुत अलग था। उस समय उन तलवार कठपुतलियों ने आरव पर जो दबाव डाला वो बहुत बड़ा था। आरव को अपनी अधिकांश ऊर्जा तलवार कठपुतलियों से निपटने में लगानी पड़ी। लेकिन यहां न केवल तलवार की कठपुतलियों से कोई खतरा नहीं था, बल्कि अश्विनी ने सरणी संरचना को प्रत्येक व्यक्तिगत सबसे बुनियादी सरणी तत्व में तोड़ दिया। आरव ने इसे समझ लिया। स्वाभाविक रूप से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिला। यह दूसरी सरणी संरचना कोई और नहीं बल्कि 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे की दूसरे लेवल थी। 2 दुनियाओं के बीच के मार्ग को बंद करने में सक्षम होने के कारण यह 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे की दूसरे स्तर स्पष्ट रूप से असंभव रूप से शक्तिशाली था और असाधारण रूप से गहरा और जटिल भी था। आरव ने इसे पूरी तरह से समझने के लिए पूरे आधे दिन का समय बिताया। आपको यह जानना होगा कि आरव ने लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मुलेशन को समझने में केवल 4 घंटे बिताए। दूसरों के लिए यह बेहद गर्व करने लायक परिणाम था, लेकिन आरव के लिए यह बहुत ज्यादा दिखावा करने लायक नहीं था। आखिरकार यह केवल सरणी संरचना थी जिसे अश्विनी ने चढ़ने से पहले पीछे छोड़ दिया था, जबकि यह पहले से ही निचले स्तरों में चरम पर शक्तिशाली था। इस नए स्तर के निर्माण मास्टर आरव के लिए कठिनाई इतनी बड़ी नहीं थी। अगर आरव को फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट को समझने के लिए बनाया गया था तो उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 या 2 दशकों के बिना इसमें छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल करना मुश्किल होगा। ग्रैंड एरे डिवाइन किंग की वर्तमान ताकत उस समय की तुलना में 100 गुना 1000 गुना अधिक मजबूत थी जब वो चढ़ गया था। फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट्स की जटिलता की डिग्री इस एरे फॉर्मेशन 3 वॉल्यूम के लिए बस अतुलनीय थी। आरव की दिव्य भावना फिर से वापस चली गई। उसने देखा कि वरिष्ठ विश्वभानु की नजरें कुछ अलग हो गई थी। एक हताश नजर, जैसे कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। क्या 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड अरे भी बहुत सरल है? इस बार बिताया गया समय थोड़ा लंबा है ना? आरव ने स्पष्ट रूप से देखा कि वरिष्ठ विश्वभानु के शब्दों में गहरी नाराजगी थी। वो हंसा और बोला, हाँ, बहुत मुश्किल भी नहीं है। पहले सरणी संरचनाओं के आखिरी तीसरे सेट को समझने के बाद फिर से बात करते हैं। वरिष्ठ विश्वभानु की आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपने पहले 2 सरणी संरचनाओं को पहले ही पूरी तरह से समझ लिया है ना? हाँ, ये हो चुका है। इसके साथ ही आरव की दिव्य भावना एक बार फिर तीसरे पत्थर की मात्रा में डूब गई। वरिष्ठ विश्वभानु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने आरव के कान लगभग काट दिए। उन्होंने गुस्से में कहा, इस बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता। अगर एरे फॉर्मेशन 3 वॉल्यूम को समझना इतना आसान है तो क्या मेरा दिव्य संरचना संप्रदाय मजाक नहीं होगा? मैं बस इतना था कि आरव की दिव्य भावना पहले से ही पत्थर की किताब में डूब चुकी थी और उसके शब्दों को सुन नहीं पा रही थी।
सरणी निर्माण का तीसरा सेट आरव ने पूरा दिन बिताया। ये एक भ्रमपूर्ण सरणी थी जिसका नाम असुरा कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन था। ये असुरा कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन केवल 5वें स्तर की सरणी संरचना थी, लेकिन समझने में कठिनाई 6 एक्सट्रम सील ग्रैंड अरे से भी अधिक थी। जब उसने सरणी निर्माण के इस सेट को समझना समाप्त किया तो आरव को भी गिरने जैसा महसूस हुआ। हालांकि सरणी निर्माण का यह सेट एक भ्रमपूर्ण सरणी था, लेकिन खतरे का स्तर लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन से भी अधिक था। बस इतना था कि आरव की वर्तमान शक्ति के साथ वो इसे स्थापित करने में असमर्थ था। लेकिन इन 3 सरणी संरचनाओं को समझने के बाद आरव को अश्विनी की सरणी संरचना प्रणाली की भी स्पष्ट समझ थी। उनकी संरचना पथ दिव्य क्षेत्र की 9 सरणी फॉर्मेशन इन 3 सरणी संरचनाओं से उत्तरोत्तर विकसित और विकसित होनी चाहिए थी। वरिष्ठ विश्वभानु ने आरव की कुत्ते जैसी थकी हुई शक्ल देखी। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, युवक, तुम पहले से ही जानते हो कि यह कितना कठिन है। एक व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारी समझ से परे है, उसे पाने की कोशिश मत करो। ये सरणी संरचना 3 खंड तुम्हारे लिए जीवन भर पचाने के लिए पर्याप्त है। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये 3 सरणी संरचनाएं वास्तव में कठिन नहीं है। वरिष्ठ विश्वभानु के चेहरे पर निराशा और भी गहरी हो गई। अभी भी जिद्दी, ये 3 सरणी संरचनाएं ही संस्थापक पिता के गठन पथ का सार है। तुम, एक छोटे से आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार, वास्तव में ये कहने की हिम्मत करते हो कि ये सरल है? सच में इस बात से अनजान कि आकाश कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी है। आरव असहाय था। वो जानता था कि चाहे वो कितना भी समझाए, ये बूढ़ा आदमी भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। बेपरवाही से निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल का ढेर निकालते हुए आरव ने मुस्कुराते हुए वरिष्ठ विश्वभानु से कहा, बूढ़े विश्वभानु, ध्यान से देखो। बात खत्म हुई। आरव ने आड़ू के पेड़ के आसपास के उन निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल को लापरवाही से हटा दिया। जैसे ही सार क्रिस्टल का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आया, वे सार क्रिस्टल अचानक चमक उठे और वास्तव में उस आड़ू के पेड़ के चारों ओर उड़ते हुए उड़ गए। अपने ही अंत में उन सार क्रिस्टल से निकलने वाली प्रकाश की चमकदार किरणों ने आड़ू के पेड़ को ढक लिया। कुछ क्षणों के बाद चमक पूरी तरह से गायब हो गई। वो आड़ू का पेड़ अब मौजूद नहीं था। ये वास्तव में पहले से ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वरिष्ठ विश्वभानु का चेहरा विस्मय से भर गया। उसका झटका स्पष्ट रूप से आड़ू के पेड़ के विनाश के कारण नहीं था, बल्कि उस सरणी गठन के कारण था जिसे आरव ने बनाया था। यह लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का सरलीकृत संस्करण है। आरव ने कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल का एक और ढेर निकाला और लापरवाही से उन्हें बाहर निकाल दिया। पहले की तरह प्रकाश का एक बड़ा हंगामा, लेकिन इसने आड़ू के पेड़ को पूरी तरह से अलग कर दिया। यह सरलीकृत 6 एक्सट्रम सील ग्रैंड अरे है, आरव ने कहना जारी रखा। आरव अभी भी असुरा कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन को तैयार करने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें वरिष्ठ विश्वभानु ने रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, अब और जरूरत नहीं। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन यह कैसे संभव है? विश्वभानु की नजर जब आरव पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। विश्वभानु हजारों सालों से इस जगह पर रह रहे थे और वे इन तीनों संरचनाओं से बहुत परिचित थे। हालांकि सरलीकृत सरणी संरचनाओं में इतनी अविश्वसनीय शक्ति नहीं थी, लेकिन सिद्धांत वही था। संरचना तैयार करते समय आरव की तकनीक सहज और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हुई। स्पष्ट रूप से वे पहले से ही सरणी संरचनाओं के बारे में ज्ञान रखते थे। वरिष्ठ विश्वभानु ने इस परिणाम को बहुत समय बाद धीरे धीरे पचाया। सिवाय इसके कि उनके चेहरे पर घबराहट और भी गहरी हो गई। उस समय विलक्षण संप्रदाय के गुरु को सरणी संरचनाओं के 3 खंडों के 50% से 60% को समझने में 500 साल लग गए। आप केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में हैं। आपने ये कैसे किया? बोलते समय विश्वभानु की जुबान भी कुछ हद तक अटक गई थी। आरव ने मासूम चेहरा बनाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, मैंने बस ऐसे ही देखा और समझ गया। आरव जानबूझकर बूले विश्वभानु को नाराज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो ये नहीं कह सकता था कि वो अपने पिछले जन्म में एक नव स्तर के सरणी मास्टर था और 5वें स्तर या 6ठे स्तर की सरणी संरचनाओं को समझना इतना मुश्किल नहीं है ना? लेकिन वरिष्ठ विश्वभानु अभी भी नाराज था। उसके चेहरे पर अभी जो भाव थे वे बहुत ही आकर्षक थे। अगर वो वर्तमान में आत्मा शरीर नहीं होता तो शायद वो 3 लीटर खून उगल देता, है ना? बस ऐसे ही देखने और समझने से उसका क्या मतलब था? कुछ ऐसा जो शायद दूसरे लोग सैकड़ों और हजारों साल बिताने के बाद भी न समझ पाए। लेकिन आपने 2 दिन से भी कम समय में समझ लिया। क्या आप अभी भी चाहते हैं कि लोग जीवित रहें? इस जीवन में विश्वभानु द्वारा सबसे अधिक प्रशंसा करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक गुरु था। लेकिन अब इसे देखते हुए सांप्रदायिक गुरु की तुलना उसके सामने खड़े इस युवा से करने का कोई तरीका नहीं था। यह बहुत निराशाजनक था।
आपकी मूर्ति के पराजित होने से अधिक निराशाजनक कुछ भी नहीं था। आरव के इस वाक्य ने भी वरिष्ठ विश्वभानु के सभी प्रश्नों को रोक दिया। मैं बस इतना ही प्रतिभाशाली हूं, कोई और कारण नहीं। जो चीजें दूसरों के लिए आसमान पर चढ़ने जितनी कठिन थी, वे मेरे लिए अपना हाथ सौंपने जितनी सरल थी। आप क्या पूछना चाहते थे? इस पल वरिष्ठ विश्वभानु वास्तव में ऐसे गिर पड़े जैसे कि वे नई पीढ़ी द्वारा मारे गए एक बूढ़े व्यक्ति थे। ठीक है, चूंकि आपने पहले ही एरेफॉर्मेशन 3 वॉल्यूम को समझ लिया है, इसलिए अब मेरे पीछे आइए। आरव वरिष्ठ विश्वभानु के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में चले गए। वरिष्ठ विश्वभानु ने एक हाथ से इशारा किया। एक छोटा और सुंदर झंडा हवा में से होकर आरव के हाथ में आ गया। वरिष्ठ विश्वभानु ने कहा, यह मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की निशानी है। इसके साथ मेरे दिव्य संरचना संप्रदाय की विरासत कभी नहीं बुझेगी। भविष्य में जब आप किसी उत्तराधिकारी की तलाश कर लेंगे तो उसे ये 3 सेट की सरणी संरचनाएं और ये झंडा दे दीजिए, और इसे मेरी लंबे समय से पोषित इच्छा पूरी होने के रूप में माना जाएगा। आरव ने झंडे के साथ खेला और कुछ आश्चर्य से कहा, यह झंडा वास्तव में एक गहन कलाकृति है। वरिष्ठ विश्वभानु ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। यह एक सरणी संरचना गहन कलाकृति है जिसका नाम प्रोफाउंड वाटर फ्लैग है। इसका उपयोग करके आप सरणी संरचनाएं स्थापित करने की गति को 50% तक बढ़ा सकते हैं। तीसरे स्तर और उससे नीचे की सरणी संरचनाएं झंडे के माध्यम से तुरंत बनाई जा सकती है। सरणी संरचना जितनी बड़ी होगी, सेटअप का समय उतना ही लंबा होगा। इस ध्वज के लिए सेटअप की गति को 50% तक बढ़ाने में सक्षम होना पहले से ही बहुत ही स्वर्ग विरोधी है। आरव ने प्रसन्नता से कहा, बहुत बढ़िया सामान। इसके अलावा आपका दायरा बहुत कम है। इस ग्रैंड यान स्पेस में अभी भी एक सरणी संरचना सेटअप है। आप किस दायरे में प्रवेश कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ विश्वभानु ने समझाया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ, चलो जल्दी करो और शुरू करो। मेरे साथी शिष्यों का जीवन और मृत्यु वर्तमान में अज्ञात है। मैं उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित हूं और जल्दी से वापस जाना चाहता हूं। आरव ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा। बूढ़े विश्वभानु ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए मैं अब सरणी गठन को सक्रिय करूंगा। वरिष्ठ विश्वभानु ने आरव को एक छिपे हुए कमरे में लाया और आरव को उसमें प्रवेश कराया। सरणी गठन सक्रिय हो गया और फिर गुप्त कमरे के भीतर सार ऊर्जा की विशाल मात्रा एकत्र होने लगी। ऊर्जावर्धक गठन एक सरणी गठन था जो आत्मा एक्त्रीकरण गठन से भी उच्च रैंक का था। यह तुरंत सार ऊर्जा की विशाल मात्रा को इकट्ठा कर सकता था और इसे मार्शल कलाकारों को अंतहीन रूप से प्रदान कर सकता था, जैसे कि खेती की औषधीय गोलियों को बिना रुके निकलना। जल्द ही छिपे हुए कमरे के अंदर कोहरे की परतें दिखाई दी। मोटी सार ऊर्जा पहले से ही धुंध में संघनित हो गई थी। आरव ने लालच से सार ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया और उन्हें परिष्कृत किया। सच में, जब से दिव्य आत्मा पूर्णता पहले हुई थी, आरव 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए गति का लाभ उठा सकता था, लेकिन उसे अवसर की कमी महसूस होती रही। अब जब वो निरंतर सार ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था तो उसके शरीर के भीतर का आत्मा द्रव असाधारण गति से संघनित हो गया। बहुत जल्द उसने 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए बाधा को तोड़ दिया। गठन के बाहर वरिष्ठ विश्वभानु एक बार फिर आश्चर्यचकित था। यह लड़का 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने के लिए इतनी सार ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर रहा है? इसके अलावा 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में उसकी सफलता में वास्तव में किसी बाधा का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लगता है कि उसकी साधना क्षेत्र समझ बहुत पहले ही 8वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के मानकों को पार कर चुकी थी। यह लड़का वास्तव में उल्लेखनीय है। इस समय वरिष्ठ विश्वभानु को अब आरव की प्रतिभा की डिग्री पर संदेह नहीं था, और ठीक उसी समय आरव के डेंटिन के भीतर का आत्मा द्रव तेजी से अधिक तृप्त हो गया और धीरे धीरे संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। शिखर 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र। अगला चरण संघनित करना और क्रिस्टल बनाना था। ठीक इसी क्षण आरव जिस साधना पद्धति का अनुसरण कर रहा था वो चुपचाप बदल गई। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के मानव अध्याय का 3रे स्तर का खेती कानून पूरी ताकत से घुमा। वो वास्तव में सीधे क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। क्या वो तुरंत क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है? बहुत लापरवाह। वो 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से शिखर 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र तक गए। बीच बीच में वो संपूर्ण गौण क्षेत्र को पार कर गया। उन्होंने वास्तव में अपने दायरे को मजबूत भी नहीं किया और इसे आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से पार नहीं किया, सीधे क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश किया। सचमुच बहुत लापरवाह। आरव की इस हरकत से बूढ़े विश्वभानु डर गए। उन्होंने आरव को इस संरचना में प्रवेश कराया ताकि वो पीक 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सके, न कि उसे सीधे क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने दे। कौन जानता था कि ये लड़का कुछ अकल्पनीय चीजें करता रहता है।
अपनी सांस रोके बिना वो सीधे क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया। आरव को इतनी अधिक शंकाएं नहीं थी और उसने आधे कदम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से पार करने की योजना भी नहीं बनाई थी। उन्होंने शुरू से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई। आरव ने पहले ही आत्मा संघनन क्षेत्र के दौरान अपनी नींव बेहद मजबूत कर ली थी। अब क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना कुछ ऐसा था जो बिना किसी प्रयास के हुआ। कभी कभी दायरे को तोड़ना भी एक ही जोरदार प्रयास में किया जाना चाहिए। अत्यधिक सतर्क होने से सफलता की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब आरव ने 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने पहले ही इस गति को शिखर तक पहुंचा दिया। अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना सबसे अच्छा विकल्प था। आरव के डेंटिन के अंदर 9-9 करके 181 आत्मा तरल बूंदें उबल रही थी। आरव की आभा बिना रुके लगातार बढ़ रही थी। आत्मा ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के मार्गदर्शन में ये 81 आत्मा तरल बूंदें वास्तव में आरव के डेंटिन के अंदर उच्च गति से घूमने लगी। इस समय आरव ने अपने डेंटिन के भीतर आत्मा तरल को संपीड़ित नहीं किया, बल्कि इन आत्मा तरल को अपने मेरिडियन के अंदर तैरने के लिए प्रसारित किया। घूमते हुए स्पिरिट लिक्विड ने धीरे धीरे एक भंवर बनाया। जितना ज्यादा घूमता उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता, जितना ज्यादा घूमता उतना ही कम होता। वो भंवर नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से सिकुड़ता गया। सारा स्पिरिट लिक्विड आरव के शरीर के अंदर सार ऊर्जा में बदल गया और घूमने लगा। आखिरकार वो भंवर सीमा तक सिकुड़ गया, लगभग गायब हो गया। संघनित हो जाओ, आरव चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि डेंटिन के अंदर से एक बहुत ही नरम विभाजन की आवाज आ रही थी। ध्यान से देखने पर आरव के डेंटिन में वास्तव में एक अतिरिक्त बहुत छोटा क्रिस्टल था और वो क्रिस्टल अभी भी तेज गति से घूम रहा था। ठीक इसी समय आरव के शरीर के भीतर की सार ऊर्जा ने एक चक्र पूरा करके एक बार फिर से डेंटिन में वापस आ गई। जब सार ऊर्जा डेंटिन में वापस आई तो वो तुरंत क्रिस्टल द्वारा खींच ली गई। क्रिस्टल के चारों ओर एक चक्कर लगाने से पहले एक बार फिर से मेरिडियन की ओर बहने लगी और इस समय वो छोटा क्रिस्टल थोड़ा फैल गया। ये बच्चा क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में इतनी बड़ी हलचल, वरिष्ठ विश्वभानु ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ ली। सरणी संरचना के अंदर की सार ऊर्जा आरव के शरीर में पागलों की तरह भर गई। आरव ने उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। सार ऊर्जा बाढ़ के पानी की तरह थी जिसने द्वार खोल दिया, वरिष्ठ विश्वभानु को भर दिया जो आशंका से देख रहे थे। आरव का शरीर एक अथाह गड्ढे के समान था। चाहे बाढ़ का पानी कितना भी अंदर क्यों न भर जाए, उसको भर नहीं सकता था। 81 स्पिरिट लिक्विड की बूंदें क्रिस्टल का निर्माण करती हुई शायद अनंत दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। इसलिए आरव की उथल पुथल जब टूटकर बाहर निकली तो वरिष्ठ विश्वभानु की बहुत ही अपमानजनक महसूस हो रही थी। उन्मत्त सार ऊर्जा आरव के शरीर के अंदर एक महान परिसंचरण चक्र को बिना रुके प्रसारित करती रही। वो छोटा क्रिस्टल भी लगातार फैल रहा था। अंत में 81 स्पिरिट लिक्विड परिसंचरण चक्रों की परिक्रमा करने के बाद आरव की आभा अचानक वापस चली गई, जिससे सार ऊर्जा का उन्मत्त अवशोषण बंद हो गया और वर्तमान में एक पीला पीला क्रिस्टल शांति से उसके डेंटिन के केंद्र में लटका हुआ था। आरव आखिरकार क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में टूट गया। वरिष्ठ विश्वभानु की निगाहें गहरी हो गई, लेकिन उन्होंने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, है ये बदमाश वास्तव में सफल हो गया। गंभीरता से लापरवाह। आरव ने भी धीरे धीरे सांस ली, लेकिन शांत नहीं हुआ। अन्य मार्शल कलाकारों के लिए दिव्य आत्मा परिवर्तन बहुत ही आरामदायक कदम था, लेकिन उसके लिए ये एक घातक कदम था। थोड़ी देर में सार ऊर्जा जो अभी शांत हुई थी फिर से उत्तेजित हो गई। आरव का मन अचानक दर्द से फट गया। दिव्य आत्मा के फटने की पीड़ा एक बार फिर से सामने आई। इस तरह के विकृत परिवर्तन के तरीके ने वास्तव में आरव को पागल होने जैसा महसूस कराया। वो जानता था कि इस तरह का परिवर्तन उसकी चेतना के सागर में मौजूद उन सुनहरे ग्रंथों की वजह से था। वो ये भी जानता था कि इस तरह के परिवर्तन से उसे और भी ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो पीड़ा का अनुभव हुआ वो आम लोगों के लिए अकल्पनीय था। इस बार आरव मानसिक रूप से बहुत पहले से तैयार था। अपने दांतों को कसकर भींचते हुए उसकी मुट्ठियां भी कसकर बंद हो गई। फिर भी उसके गले से दबी हुई कराहों की एक श्रृंखला अभी भी निकल रही थी। ठीक इसी समय वो काला मन का, जो पूरे समय आरव की चेतना के सागर में चुपचाप पड़ा हुआ था, हिल उठा। काला मन का थोड़ा कांप उठा और वास्तव में उससे कुछ काला पाउडर गिरा। जब काला पाउडर गिरा तो वो तुरंत गायब हो गया। इसके तुरंत बाद आरव को अपनी चेतना के सागर के भीतर से ठंडी ताजगी का एहसास हुआ। उसका सिर, जो शुरू में ऐसा लग रहा था कि फट रहा है, वास्तव में अब दर्द नहीं कर रहा था। हालांकि आरव को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी दिव्य आत्मा अभी भी चीर दी जा रही थी।
वर्तमान आरव एक दर्शक की तरह अपनी दिव्य आत्मा को ठंडे तरीके से टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रहा था। अंत में वे सुनहरे अक्षर बाहर निकल गए। ये सुनहरे अक्षर बेहतरीन दर्जी की तरह आरव की कटी हुई दिव्य आत्मा को फिर से सिल रहे थे, लेकिन कोई दरार नहीं थी। आरव ने एक लंबी सांस में गंदी हवा छोड़ी। दिव्य आत्मा का रूपांतरण आखिरकार समाप्त हो गया। आखिर वो काला मन का क्या है जो वास्तव में ऐसे चमत्कारी प्रभाव डालता है? एक बार दिव्य क्षेत्र के शिखर अस्तित्व के रूप में आरव ने वास्तव में पहले ऐसे चमत्कारी काले मनके के बारे में कभी नहीं सुना था। यह स्पष्ट था कि इसकी उत्पत्ति बिल्कुल असाधारण थी। यह सिर्फ इतना था कि सतह से वो इस काले मनके का मूल्य नहीं बता सकता था। इसमें कोई असामान्य पहलू भी नहीं था। यदि ये सुनहरे अक्षरों द्वारा उसकी चेतना के समुद्र के अंदर नहीं चूसा जाता तो वो शायद इसे कचरे के समान ही मानता और इसे एक तरफ फेंक देता। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों की शक्ति को महसूस करते हुए आरव को लगा कि वो ताकत से भरपूर है। आरव के डेंटिन के भीतर क्रिस्टल स्पिरिट लिक्विड की 81 स्पिरिट बूंदों के संघनन से बना था। इसकी गुणवत्ता औसत प्रथम स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से बहुत अधिक थी। बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ सार ऊर्जा की बात करें तो आरव का वर्तमान प्रथम स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र किसी भी तरह से औसत तीसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से कमजोर नहीं था। जब वरिष्ठ विश्वभानु ने आरव को छिपे हुए कमरे से सीधे बाहर निकलते देखा तो वो दंग रह गया। तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? तुम तो बस क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गए। क्या तुम अपना क्षेत्र मजबूत नहीं करने जा रहे हो? वरिष्ठ विश्वभानु ने हैरान होकर पूछा। अधिकांश लोगों को अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए क्षेत्रों को तोड़ने के बाद कुछ समय के लिए बंद एकांत में प्रवेश करना पड़ता है। आरव की तरह कौन सीधे एकांत से बाहर निकलेगा? कोई जरूरत नहीं। वरिष्ठ विश्वभानु, इन 2 दिनों में आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी अपने साथी प्रशिक्षुओं के बारे में चिंतित हूं, इसलिए मैं यहां से विदा लूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे उनके जीवन और मृत्यु की पुष्टि करनी है, आरव ने निराश होकर कहा। वरिष्ठ विश्वभानु ने कहा, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन भले ही आप क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गए हों, लेकिन छोड़ने से भी कुछ नहीं बदल सकता, है ना? मेरी राय में आपको अपनी खेती को अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए यहां रहना चाहिए और सोल सागर क्षेत्र में पहुंचने के बाद चले जाना चाहिए। केवल इस तरह से आपके पास 2 दुनियाओं के बीच युद्ध में आत्मसंरक्षण की ताकत होगी। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, शिक्ष एक्सट्रीम सील अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसे केवल भयंकर आंधी दुनिया की तरफ से और अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन भले ही सील को अभी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन भयंकर आंधी दुनिया कुछ समय के लिए भी बड़े पैमाने पर हमला करने में सक्षम नहीं होगी। भले ही मेरे साथी प्रशिक्षु अब आसपास न हो, मुझे भी संप्रदाय में वापस जाने की जल्दी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के साथ कोई दुर्घटना घटे। वरिष्ठ विश्वभानु ने आह भरते हुए कहा, चूंकि तुमने मन बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रखूंगा। लेकिन चूंकि दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता पहले से ही आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें जाने के बाद अपना ख्याल रखना होगा। बात खत्म हुई। वरिष्ठ विश्वभानु ने आरव को ट्रांसमिशन एरे में लाया। आरव ने वरिष्ठ विश्वभानु की दिशा में गहराई से झुककर अलविदा कहा। अपना ख्याल रखना, वरिष्ठ विश्वभानु। बात खत्म हुई और आरव ट्रांसमिशन एरे में चले गया। आरव की आंखें धुंधली हो गई और जब वो फिर से दिखाई दिए तो वे फिर से इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस के दूसरे स्तर पर लौट आए। फिलहाल इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस लोगों से रहित था, बल्कि उदास दिख रहा था। आरव ने संकोच नहीं किया और सीधे निकास की दिशा में चले गया। आरव बस एक स्तर नीचे जाने ही वाले थे कि अचानक अलार्म की घंटी बज उठी। बगल से एक छाया बाहर निकली। ये कोई और नहीं, सर्किट कपाड़िया के अलावा जो यहां पहरा दे रहा था। तुम आखिरकार बाहर आ गए। मैंने बहुत लंबे समय तक तुम्हारा इंतजार किया। कुछ दिनों से तुम्हें न देखने के बाद तुम वास्तव में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गए। आरव के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए सर्किट कपाड़िया को आश्चर्य हुआ, लेकिन यह केवल थोड़ा सा आश्चर्य था। प्रथम स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत उसे इसे दिल पर लेने के लिए अपर्याप्त थी। जिस चीज ने सर्किट कपाड़िया को वास्तव में सावधान किया वो अभी भी वे कठपुतलियां थी, लेकिन उसने अपनी योजना भी समझ ली थी। जब तक वो सरणी गठन में प्रवेश नहीं करता, आरव उसका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आरव ने सर्किट को देखा तो वो मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी हिम्मत वास्तव में छोटी नहीं है। मुझे यहां अकेले रोकने की हिम्मत करना। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही अपने साथियों से मदद मांग ली है। मुझे बस तब तक दृढ़ रहना है जब तक वे यहां नहीं आ जाते। हालांकि तुम्हारी वे कठपुतलियां प्रभावशाली है, फिर भी तुम मुझे जल्दी से हराने के योग्य नहीं हो। सर्किट ने उपहासपूर्वक कहा। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार व्यक्तिगत मार्शल बल की सबसे अधिक वकालत करते थे और बाहरी वस्तुओं से सहायता को नापसंद करते थे। वे आरव के तरीकों से बहुत घृणा करते थे।
सर्किट को आरव के चेहरे पर घबराहट की अभिव्यक्ति देखने की उम्मीद थी, लेकिन वो निराश हो गया। न केवल उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था, बल्कि आरव भी शांत था, जिससे वो थोड़ा घबरा गया। बेहद बेतुका लड़का, सर्किट कपाड़िया ने मन ही मन कोसा। यह भी कहना है कि जब तक मैं तुम्हारे साथियों के आने से पहले तुम्हें खत्म कर दूं, तब तक सब ठीक है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगली और अहंकारी सर्किट कपाड़िया ने यह सुनकर क्रोधित हो गए। बहुत हो गया बकवास, चलो। आरव ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में कैंगुआ तलवार दिखाई दी, लेकिन सर्किट कपाड़िया ने कोई हरकत नहीं की। उसे डर था कि आरव अचानक तलवार की कठपुतलियों को छोड़ देगा। एक बार जब वो सरणी गठन में गिर गया तो उसके लिए खुद को मुक्त करना आसान नहीं होगा। यह सर्किट कपाड़िया पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि उसका व्यक्तित्व सीधा साधा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो गूंगा था। अभी जो चिंतित है वो आरव है, वो नहीं। उसे बस समय बर्बाद करना था, और ये सब उसे बड़े भाई शाश्वत कपाड़िया ने छोड़ने से पहले सिखाया था। आरव ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तुम नहीं आ रहे हो तो मैं आ रहा हूं। आरव ने अपनी तलवार चलाई और सर्किट कपाड़िया की ओर इशारा किया। हवा में सुंदर फूलों की पंखुड़ियां दिखाई देने लगी। यह दृश्य देखकर सर्किट कपाड़िया का रंगरूप एकदम बदल गया। यह बंदा वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसने सोचा कि आरव तलवार की कठपुतलियों पर निर्भर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास अभी भी इतनी भयंकर चाल है। लेकिन समस्या यह थी कि आरव अभी भी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में ही था। उसने ये कैसे किया? लेकिन उसके पास सोचने के लिए पहले से ही समय नहीं था। अगर वो और सोचता तो वह मर जाता। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आरव की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के प्रति धारणा और आत्मीयता एक बहुत बड़ा कदम बढ़ गई। हजारों बहने वाली पंखुड़ियों को फिर से निष्पादित करना अब उतना कठिन नहीं था जितना कि आत्मा संघनन क्षेत्र में पहले था। निष्पादन की गति भी स्वाभाविक रूप से काफी तेज हो गई। कपाड़िया कबीले के सभी भाई एक ही प्रकार के थे, असाधारण गति और दुर्जय मुट्ठी की ताकत। केवल सर्किट कपाड़िया को अपने पैरों को टैप करते हुए और उनकी आकृति को विस्फोटक रूप से आगे बढ़ते हुए आरव की ओर बढ़ते हुए देखा गया। सर्किट कपाड़िया के सामने फूलों की पंखुड़ियों का एक समूह अवरुद्ध हो गया, जैसे कि वो हवा के साथ तैर रहा हो। सर्किट कपाड़िया ने अपने जबड़े भींचे, मेरे इसीलिए तोड़ो। एक मुट्ठी बाहर निकली, सार ऊर्जा बढ़ी और वास्तव में एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। बिना किसी दिखावटीपन के मुट्ठी एक कुचलने वाली ताकत वाली मुट्ठी थी, जिसने सभी को अभिभूत कर दिया। सर्किट कपाड़िया उन प्रकार के व्यक्ति थे जो करीबी मुकाबले में बेहद शक्तिशाली थे। वो आरव की तरह अपने विरोधियों का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटाता नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को अपनी मुट्ठी पर संघनित कर लेता था, ताकि वह उसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सके। इस तरह की ब्रांडिंग विधि स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को सबसे तेजी से इकट्ठा कर सकती थी और उसकी मुट्ठी की शक्ति को अधिकतम डिग्री तक बढ़ा सकती थी। बीच हवा में सर्किट कपाड़िया की मुट्ठी फूलों की पंखुड़ियों के उस समूह से टकरा गई। कोई तीव्र प्रभाव ध्वनि नहीं थी। फूलों की पंखुड़ियों का वो समूह धीरे धीरे पिघल गया, अंततः गायब हो गया। लेकिन सर्किट कपाड़िया की मुट्ठी की शक्ति पहले ही आरव द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सर्किट कपाड़िया इतना भयभीत हो गया कि वो पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? आप केवल क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के उपयोग में कैसे कुशल हो सकते हैं? सर्किट कपाड़िया के आश्चर्यचकित होने का कारण यह था कि फूलों की पंखुड़ियों का वो समूह आरव की पूरी ताकत नहीं थी, बल्कि ये केवल फूलों की पंखुड़ियों का एक छोटा सा गुच्छा था जिसे आरव ने संघनित किया था। और फूलों की पंखुड़ियों का ये छोटा सा समूह सर्किट कपाड़िया द्वारा आह्वान की गई मुट्ठी की शक्ति को बेअसर करने के लिए पर्याप्त था। उसने इसे कितनी सटीकता से समझा। ऐसा लग रहा था मानो आरव ने एक नजर में ही देख लिया हो कि सर्किट कपाड़िया की इस मुट्ठी ने कितनी स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा एकत्रित कर ली है। ऐसा कुछ जो वो ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक प्रथम स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार कर दिया। सर्किट कपाड़िया कैसे चकित न होता? सर्किट जैसे क्लोज कॉम्बैट प्रकार के मार्शल कलाकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज गति थी, और वर्तमान में वो अपनी गति को इकट्ठा करने में पूरी तरह से असमर्थ था। आरव उसे कोई गति जमा करने का अवसर नहीं देगा। आरव ने सर्किट कपाड़िया के विस्मय पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सारी ऊर्जा हजार बहने वाली पंखुड़ियों को नियंत्रित करने में लगी हुई थी। हालांकि वो पहले ही क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस चुका था। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को नियंत्रित करना कुछ ऐसा था जिसे केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकार ही कर सकते थे। सही मायने में कहें तो केवल सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार ही स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते थे। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के लोगों को केवल कुछ सतही ज्ञान की समझ थी। इसलिए
हजारों बहती पंखुड़ियों को नियंत्रित करना आरव के लिए अभी भी कुछ बहुत ही मुश्किल था। बस इतना था कि आत्मा संघनन क्षेत्र में होने की तुलना में अब यह बहुत आसान था। वर्तमान में 100 फीट की परिधि पहले से ही अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों से भरी हुई थी। आरव स्वाभाविक रूप से सर्किट कपाड़िया को कोई मौका नहीं देंगे। उन्होंने फूलों की पंखुड़ियों का एक और छोटा समूह आगे बढ़ाया, जो सर्किट कपाड़िया की ओर बढ़ गया। सर्किट कपाड़िया के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर आप स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटा सकते हैं? मैं एक छोटे से क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार से कैसे हार सकता हूं? मूसलाधार नाशपाती के फूल की मुट्ठी मेरे लिए तोड़ो। अचानक सर्किट कपाड़िया की आभा आसमान छू गई। एक विशाल आभा ने उन फूलों की पंखुड़ियों को बहा दिया। यह सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति की असली ताकत थी। केवल सर्किट कपाड़िया की मुट्ठी की परछाई को आगे बढ़ते हुए देखकर आरव के एक के बाद एक हमला किया। ऐसा लग रहा था कि चाहे आरव ने कितने भी फूलों की पंखुड़ियों से हमला किया हो, वे सर्किट कपाड़िया की रक्षा को भेदने में असमर्थ थे। लेकिन फूलों की पंखुड़िया के स्वरूप आसमान छूने के बाद उसने हमला नहीं किया, बल्कि निष्क्रिय रूप से बचाव किया, क्योंकि उसके आसपास पहले से ही फूलों की पंखुड़ियों से भरा हुआ था। भले ही वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की पूरी ताकत को उजागर करे, उसके पास इन फूलों की पंखुड़ियों से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक करीबी मुकाबला मार्शल कलाकार के रूप में वो पहले ही आरव के पास जाने का एकमात्र मौका खो चुका था। अपनी गति के साथ अगर वो पहल हासिल करने के लिए पहले हमला करता तो आरव की हजारों बहती पंखुड़ियां इतनी आसानी से लॉन्च नहीं हो पाती। लेकिन दुख की बात है कि सर्किट कपाड़िया ने कार्रवाई करने में सावधानी बरती और पहले हमला नहीं किया। जब तक उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तब तक कोई मौका नहीं बचा था। अब वो केवल निष्क्रिय रूप से मार सह सकता था। आरव की 1000 बहती पंखुड़ियां कोई साधारण मार्शल तकनीक नहीं थी, बल्कि ये एक सर्वोच्च सच्चे इरादे की तलवार चाल थी। जब आरव द्वितीय स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था, तो वो पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र सुकेश को घायल करने के लिए इस चाल का उपयोग कर सकता था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तलवार चाल का हमला कितना शक्तिशाली था। अब जबकि आरव पहले से ही एक पूरे प्रमुख क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, जब फिर से प्रदर्शित की गई शक्ति का उल्लेख अब एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि दुर्जय सर्किट कपाड़िया भी 1000 बहने वाले पंखुड़िया का सामना करते समय संपर्क से बच सकता था। वे मुरझाए हुए फूल की पंखुड़िया ऐसी लग रही थी जैसे वे मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित हो, लेकिन वास्तव में हत्या का इरादा छिपा हुआ था। वर्तमान में सर्किट कपाड़िया जिस चीज पर भरोसा कर सकता था, वो थी उसकी मोटी सार ऊर्जा। जब तक वो आरव की सार ऊर्जा समाप्त होने तक टिक सकता था, उसके पास आरव को मारने का मौका था। सर्किट कपाड़िया की मूसलाधार नाशपाती फूल मुट्ठी ने निर्दोष रूप से नृत्य किया। हालांकि इस दुनिया में दरार के बिना कोई दीवार नहीं थी और न ही कोई पूर्ण रक्षा थी। चाहे उसकी मुट्ठियां कितनी भी तेज क्यों न हो, हर जगह बचाव करना भी संभव नहीं था। किसी को यह जानना था कि 1000 बहती पंखुड़िया कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि फूलों की पंखुड़िया थी जो फड़फड़ा सकती थी। सर्किट कपाड़िया की मुट्ठी कला चाहे कितनी भी सघन क्यों न हो, वो असीमित उड़ते फूलों को कैसे रोक सकती थी? जबकि सर्किट कपाड़िया ने इसका पता नहीं लगाया, पंखुड़ियों का एक गुच्छा पहले से ही उसके निचले शरीर के साथ एक पथ का अनुसरण करते हुए उसके रक्षात्मक घेरे में उड़ गया। हजारों बहती पंखुड़िया, विस्फोट करो, आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया, केवल हर जगह फुफकारने की आवाजें सुनने के लिए। सर्किट कपाड़िया के रक्षात्मक दायरे के अंदर अनगिनत छोटे विस्फोट की आवाजें हुई। प्रत्येक फूल की पंखुड़ी का विस्फोट निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन हजारों और दसियों हजार फूलों की पंखुड़ियों से विस्फोट वो कुछ मजेदार नहीं था। सर्किट कपाड़िया का शरीर तब तक विस्फोटित होता रहा जब तक कि वो बिना रुके कांपने लगा, जैसे वो नशे में नाच रहा हो। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली थी, खासकर सर्किट कपाड़िया जैसे नजदीकी मुकाबला मार्शल कलाकार के लिए। लेकिन चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो पूरे आसमान में फैली पंखुड़ियों की बारिश का सामना नहीं कर सकता था। आरव ने सर्किट की ओर उड़ने के लिए अधिक से अधिक फूलों की पंखुड़ियों को अपने साथ जोड़ लिया। इसके अंत तक वो पहले से ही पंखुड़ियों में डूब चुका था। अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां फट गई। सर्किट कपाड़िया का शरीर और भी हिंसक रूप से कांप उठा। अंत में इन असंख्य लघु विस्फोटों द्वारा उस शक्तिशाली सुरक्षात्मक सार ऊर्जा का उल्लंघन किया गया। सर्किट कपाड़िया के मुख्य शरीर में विस्फोट होने लगे। पुवार्क, सर्किट कपाड़िया ने हिंसक रूप से एक मुंह भर ताजा खून उगल दिया और कमजोर होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन ठीक इसी समय आरव हिल गया। आरव ने सर्किट कपाड़िया के जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं किया।
एक चमक के साथ वो उसके सामने पहुंच गया। गॉड स्टनिंग स्पाइक। आरव की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला अचानक फूट पड़ी। सर्किट कपाड़िया की चेतना के सागर पर हमला किया। सर्किट कपाड़िया ने स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं की थी कि आरव अचानक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं का उपयोग करके उस पर छिपकर हमला करेगा। हमला पूरी तरह से चौंका हुआ था और अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सर्किट कपाड़िया ने केवल महसूस किया कि उसका दिमाग खाली हो गया है और उसकी आंखों का सफेद भाग दिखाई दे रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। लेकिन आरव के साधन अभी खत्म नहीं हुए थे। उसने दोनों हाथों से तेजी से मुहरें बनाई। उसकी आत्मा शक्ति एक बार फिर से मुक्त हुई। सर्किट कपाड़िया की चेतना के सागर में डूब गई। दास मुहर। वर्तमान में सर्किट कपाड़िया की दिव्य आत्मा पर आरव के गॉड स्टनिंग स्पाइक द्वारा क्रूर हमला किया गया था और उसे पहले से ही काफी चोटें लगी थी। यह पूरी तरह से अप्रस्तुत अवस्था में भी था। इस समय अंतराल का उपयोग करते हुए आरव ने सर्किट कपाड़िया की दिव्य आत्मा में बलपूर्वक एक दास मुहर लगाई। बलबंत की आत्मा के अनुबंध से अलग दास मुहर लगाए जाने के बाद सर्किट कपाड़िया अपनी चेतना खो देगा। सभी क्रियाएं आरव से ही की जानी चाहिए। इसके अलावा आरव द्वारा दास मुहर को बलपूर्वक लगाए जाने के कारण यह सर्किट कपाड़िया की दिव्य आत्मा को भी अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाएगा। इस जीवन में सर्किट कपाड़िया की साधना भी यही रुक जाएगी। दास मुहर को सफलतापूर्वक बनते देख आरव को भी ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा। पहले किए गए हमलों की श्रृंखला सभी उस समय में पूरी हो गई थी। जब तक एक चिंगारी चकमक पत्थर के टुकड़े से उड़ती है, चाहे उसकी सार ऊर्जा हो या दिव्य आत्मा, ये सब एक बहुत बड़ा बोझ था। एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार ने एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार पर एक दास मुहर लगाई। ये कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना करने की भी दूसरों ने हिम्मत नहीं की, लेकिन आरव ने यह कर दिखाया। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था। हालांकि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की दिव्य आत्मा शक्ति क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में एक निश्चित डिग्री तक बढ़ी थी, लेकिन यह उस तरह की प्रमुख क्षेत्र छलांग नहीं थी। विशेष रूप से सर्किट कपाड़िया जैसे शुद्ध मार्शल आर्टिस्ट के लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र पीसने के मामले में यह मुश्किल से मध्य से देर के चरण कीमिया ग्रैंड मास्टर के मानकों तक पहुंच गया। आरव के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसका दिव्य आत्मा क्षेत्र पहले से ही प्रारंभिक चरण कीमिया ग्रैंड मास्टर की पूर्णता तक सीधे छलांग लगा चुका था। मोटे तौर पर सर्किट कपाड़िया के दिव्य आत्मा क्षेत्र के आसपास। यह ठीक इसी कारण था कि आरव ने सर्किट कपाड़िया में एक गुलाम सील लगाने का जोखिम भरा कदम उठाने की हिम्मत की। हालांकि आरव सफल रहा, लेकिन पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी। आरव की दिव्य आत्मा का क्षेत्र सर्किट कपाड़िया जितना ऊंचा नहीं था। अगर सर्किट कपाड़िया ने थोड़ी भी सावधानी बरती होती तो न केवल वो सफल नहीं हो पाता, बल्कि उसकी दिव्य आत्मा को इसके विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। इसलिए आरव ने अपना कदम उठाने से पहले से ही हर कदम पर विचार किया। ऐसा नहीं है कि आरव को रोमांच पसंद था, बल्कि इसलिए कि आरव सर्किट कपाड़िया के माध्यम से एल्डर दयाराम और बाकी लोगों के ठिकाने के बारे में जानना चाहता था। आरव जानता था कि चाहे वो कैसे भी पूछे, सर्किट कपाड़िया उसे नहीं बताएगा। भले ही वो उसे बता दे, आरव उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका था सर्किट कपाड़िया को नियंत्रित करना। इसके अलावा आरव के पास अभी भी दीर्घकालिक विचार थे। यदि एल्डर दयाराम और बाकी लोग मर गए तो जाहिर है कि सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अगर वे नहीं मरे तो उसके पास अभी भी सर्किट कपाड़िया का उपयोग करने के लिए साधन है। आरव ने बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं किया। सर्किट कपाड़िया ने पहले से ही विशेषज्ञों को गुप्त तरीकों से आने के लिए सूचित किया था। जितना अधिक वो देरी करता उतना ही अधिक खतरनाक होता। आरव ने निर्देश दिया, अपनी दिव्य आत्मा को खोलो, मैं तुम्हारी यादों को खोजना चाहता हूं। सर्किट कपाड़िया की आंखों में कुछ रोशनी आ गई, लेकिन उसने अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह नहीं की और आरव की ओर झुकने के लिए संघर्ष किया। हाँ मास्टर। आरव की दिव्य भावना सर्किट कपाड़िया की चेतना के सागर में प्रवेश कर गई और उसकी यादों को पढ़ लिया। यह देखकर कि एल्डर दयाराम और बाकी लोग ठीक थे, वो राहत की लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, जिसके बारे में बोलते हुए उसे रजत का शुक्रिया अदा करना पड़ा। यदि वो हस्तक्षेप न करता तो एल्डर दयाराम और बाकी लोग शायद पहले ही मर चुके होते। आरव ने एक अजवेर प्रोफाउंड हार्ट नॉरिशिंग पिल निकाला और उसे रजत के पास फेंक दिया। जल्दी से इसे खाओ, हम अब निकलते हैं। मास्टर जी द्वारा गोली प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सर्किट कपाड़िया ने आदरपूर्वक कहा। इटर्नल स्प्लेंडर पियालिस का भूमिगत स्थान, 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे का स्थान, वो स्थान भी है जहां अंतहीन दुनिया और भयंकर आंधी दुनिया के बीच मार्ग स्थित है। सर्किट कपाड़िया जो चोटों से घिरा हुआ था, आरव को हिरासत में लेकर अंदर आया, जिसकी सार ऊर्जा सील कर दी गई थी। भयंकर आंधी दुनिया ने पहले से ही
भूमिगत रूप से बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है, लेकिन वे सभी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। अभी मार्ग खुले हुए 2-3 दिन ही हुए थे। अभी भी बहुत सारे विशेषज्ञ रास्ते में थे। लॉर्ड सर्किट कपाड़िया। जब गार्ड ने सर्किट कपाड़िया को देखा तो उसने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा। सर्किट कपाड़िया ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई शाश्वत कपाड़िया ने जिस व्यक्ति को मुझे पकड़ने के लिए कहा था वो पहले ही पकड़ा जा चुका है। ये कैदी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से कबीले में वापस ले जाना है। हाँ, कृपया इसी रास्ते से जाए, लॉर्ड सर्किट कपाड़िया। गार्ड ने बाधा डालने की हिम्मत नहीं की और उसे सीधे जाने दिया। इस जगह पर सर्किट कपाड़िया का दर्जा सबसे ऊंचा था। स्वाभाविक रूप से वे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके अलावा सर्किट कपाड़िया द्वारा किसी को पकड़ने के लिए पीछे रहने की बात इन सभी गार्डों को पता थी। शाश्वत कपाड़िया और बाकी लोग अनंत दुनिया पर आक्रमण से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए पहले ही भयंकर आंधी दुनिया में लौट आए थे। आखिरकार अकेले आरव की तुलना में 2 दुनियाओं में सबसे बड़ी घटना। लेकिन शाश्वत कपाड़िया को आरव से फाइट से पहले सर्किट कपाड़िया का सम्मन मिल चुका था और वो जल्दी से जल्दी आ रहा था। इसलिए उन दोनों को जल्दी से भयंकर आंधी दुनिया में घुसना पड़ेगा। लेकिन इसे पहले आरव को थोड़ा अनिच्छा का अभिनय करना पड़ा। आरव ने सर्किट कपाड़िया को घूर कर देखा, लेकिन गलियारे में जाने से मना कर दिया। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, सर्किट कपाड़िया ने धक्का दिया। अगर तुम्हें क्षमता है तो मुझे मार डालो, आरव ने गुस्से से कहा। हे, तुम अभी भी बहुत उपयोगी हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूं? इसके अलावा तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत चोटें लगी है। हमें बाद में इस कर्ज को ठीक से तय करना होगा, सर्किट कपाड़िया ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। दोनों ने बातचीत की और काफी दिखावा किया। आखिरकार सर्किट कपाड़िया द्वारा धक्का दिए जाने पर आरव गलियारे में प्रवेश कर गया। सर्किट कपाड़िया भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। अरे, वो युवक केवल प्रथम स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में था। उसने वास्तव में भगवान सर्किट कपाड़िया को उस हद तक हरा दिया। ये युद्ध शक्ति भी बहुत भयानक है ना? 2 लोगों के जाने के बाद एक गार्ड ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें क्या पता? मैंने पहले सुना था कि अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकार जो पकड़ा नहीं जा सका था वो केवल 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। ये निश्चित रूप से ये दंड है। उसे न देखने के कुछ दिनों बाद वो वास्तव में सीधे क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया। अगर ये गुंडा असामान्य नहीं है तो लॉर्ड सर्किट कपाड़िया को उसे जिंदा क्यों पकड़ना पड़ा? दूसरे व्यक्ति ने कहा, वाकई बहुत डरावना। हमारे भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार हमेशा से ही अपनी युद्ध शक्ति की ताकत के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इस युवक की तुलना में ये असमानता कोई साधारण किस्म की बड़ी नहीं है। गार्ड ने फिर प्रशंसा से आह भरी। जैसे ही वो दोनों भयंकर आंधी दुनिया में दाखिल हुए, आरव ने महसूस किया कि तूफानी हवाएं उसकी ओर ब्लेड की तरह आ रही है, जो उसके चेहरे को चोट पहुंचा रही है। सर्किट कपाड़िया ने आरव की बेचैनी देखी और पूछा, क्या मास्टर को इस तूफान की आदत नहीं है? आरव ने अपना हाथ हिलाया और अपनी आभा को थोड़ा सा छोड़ा। वे तूफानी हवाएं वास्तव में अपने आप उसके बगल से गुजर गई, जैसे कि उसे फिल्टर किया गया हो। इस तूफान की ताकत लगभग 9 हेवन रोड के समान थी। हवा की अवधारणा के बारे में आरव की समझ के कारण ये तूफानी हवाएं स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सर्किट कपाड़िया के चेहरे पर चमक आ गई। सोचने की बात है कि हवा की अवधारणा में मास्टर की उपलब्धियां इतनी ऊंची है। हमारे भयंकर तूफानी दुनिया के निवासी जन्म से ही इस तूफान के संपर्क में आते हैं, लेकिन शायद ही कोई मास्टर की सीमा तक पहुंच पाता है। ये तूफान बहुत तेज नहीं है, मैं अभी भी इसे संभाल सकता हूं। अगर मेरा अनुमान सही है तो भयंकर तूफानी दुनिया के तूफान इससे ज्यादा होने चाहिए, है ना? आरव ने हाथ हिलाया और कहा। सर्किट कपाड़िया ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। भयंकर आंधी दुनिया के तूफान सेंट्रल कैपिटल में सबसे कमजोर होते हैं। तूफान की तीव्रता सेंट्रल कैपिटल को केंद्र बनाकर बाहर की ओर फैलती है। सेंट्रल कैपिटल के नजदीकी इलाकों में कमजोर तूफान आते हैं, जबकि सेंट्रल कैपिटल से दूर के इलाकों में ज्यादा शक्तिशाली तूफान आते हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो ऐसा ही है। तो सबसे तेज तूफान वाली जगह कितनी मजबूत है? सर्किट कपाड़िया ने कहा, भयंकर आंधी दुनिया को तूफानों की ताकत के अनुसार 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर सबसे कमजोर है और 9वां स्तर सबसे मजबूत है। 9वें स्तर के क्षेत्र में तूफान असाधारण रूप से भयानक है, यहां तक कि भगवान पवन सम्राट भी उस क्षेत्र में पैर रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। जब उसने इस 9वें स्तर के क्षेत्र का उल्लेख किया, सर्किट कपाड़िया के चेहरे पर गहरी आशंका थी। जाहिर है ये एक बहुत ही भयानक जगह थी। आरव दिलचस्पी से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, अपनी ताकत से आप सबसे गहरे क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? सर्किट कपाड़िया ने कहा, इस बूढ़े गुलाम की ताकत बहुत कम है, मैं केवल 5वें स्तर के क्षेत्र में ही घूम सकता हूं।
इससे भी ज्यादा अंदर और मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। ओ, आपकी सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत के साथ आप वास्तव में 5वें स्तर के क्षेत्र तक ही पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है कि भयंकर आंधी दुनिया के तूफान वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। फिर हम इस समय किस स्तर के क्षेत्र में हैं? अधिकांश लोग लेवल 3 क्षेत्र में रहते हैं। यदि हम इससे आगे निकल गए तो सामान्य लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे। केवल दुर्जय शक्ति वाले मार्शल कलाकार ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए लेवल 3 क्षेत्र के अंदर भूमि के लिए संघर्ष बहुत तीव्र है। जनजातियां अक्सर भूमि के कारण एक दूसरे का वध कर देती है। हम अभी जिस स्थान पर हैं वो लेवल 3 और लेवल 4 क्षेत्रों की सीमाओं के बीच का स्थान है। आरव ने हैरान होकर पूछा, मैंने आपके जनजाति के जिन सदस्यों को देखा है वे पहले से ही 4 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। आप वास्तव में केवल इतने दूर दराज के क्षेत्र में ही रह सकते हैं। मास्टर, हमारा कपाड़िया परिवार कोई सामान्य जनजाति नहीं है, बल्कि पवन सम्राट की कमान के तहत टेम्पेस्ट गार्ड्स की एक शाखा है। 4000 साल पहले पुराने पवन सम्राट ने टेम्पेस्ट गार्ड्स को लाया और व्यक्तिगत रूप से अनंत दुनिया पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन दिव्य संरचना संप्रदाय ने 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे का उपयोग करके 2 दुनियाओं के बीच के मार्ग को सील कर दिया। इसलिए पुराने पवन सम्राट ने हमें कपड़िया परिवार कबीले को सील की भूमि की रक्षा के लिए यहां छोड़ दिया। आरव को एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। दरअसल यही कारण था। ठीक है, इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चलो जल्दी से तुम्हारे कबीले में चलते हैं। अगर हम शाश्वत कपाड़िया को कोई समस्या पता चलने तक इंतजार करते तो ये बेकार में ही बहुत परेशानी भरा हो जाता। हाँ मास्टर। लगभग 1 घंटे बाद शाश्वत कपाड़िया मिलन कपाड़िया को वापस गलियारे वाले इलाके में ले आया। वे दोनों इत्मीनान से दूसरे तल पर टहलते रहे, लेकिन उन्हें कोई परछाई नहीं दिखी। उनके दिलों में अनायास ही एक अशुभ पूर्वाभास उमड़ आया। क्या तुम सबने सर्किट कपाड़िया को देखा? शाश्वत कपाड़िया वापस आया और उसने गार्ड से पूछा। उस गार्ड ने सोचा कि शाश्वत कपाड़िया किसी और मामले के लिए वापस आया है। उसे तभी पता चला कि यह सर्किट कपाड़िया के लिए था जब उसने इस लाइन में सुना। उसने जल्दी से कहा, महामहिम, सम्माननीय सर्किट कपाड़िया लगभग 1 घंटे पहले ही भयंकर तूफान की दुनिया में लौट आए हैं। शाश्वत कपाड़िया ने चुपके से पूछा, वो वापस क्यों गया? वो गार्ड भी हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो सम्माननीय सर्किट कपाड़िया और भगवान शाश्वत कपाड़िया को मिलना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए हों? गार्ड को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने सर्किट कपाड़िया के प्रवेश द्वार से शुरू से लेकर अंत तक की घटना को ठीक उसी तरह से सुनाया जैसा कि वह था। यह सुनकर शाश्वत कपाड़िया का चेहरा अनायास ही बदल गया। उस गार्ड को एक थप्पड़ मारकर दूर उड़ाते हुए उसने दहाड़ते हुए कहा, बेवकूफ, जब वो बच्चा आत्मा संघ क्षेत्र में था तो हम चारों मिलकर भी उसे नीचे नहीं गिरा सकते थे। अब जब वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया तो सर्किट कपाड़िया संभवतः उसे अकेले कैसे जीवित पकड़ सकता है? शाश्वत कपाड़िया ने घातक प्रहार नहीं किया। उस गार्ड ने दया की भीख मांगते हुए खून उगल दिया। दया करें महामहिम, दया करें महामहिम। मैं बाद में हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हें ढूंढ लूंगा। मिलन कपाड़िया, चलो पीछा करते हैं। बात खत्म हुई। शाश्वत कपाड़िया ने भयंकर आंधी दुनिया में गुट का नेतृत्व किया। इसके बाद मिलन कपाड़िया आए। पहरेदारों का समूह ठंड के मौसम में सिकाड़ों की तरह चुप था। किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वे सभी चीजों का पता नहीं लगा सके। वरिष्ठ सर्किट कपाड़िया ने स्पष्ट रूप से उस असली दुनिया के लड़के को हिरासत में ले लिया। क्या दिक्कत होगी? कपाड़िया परिवार कबीले के रास्ते में शाश्वत कपाड़िया ने धीमी आवाज में कहा। आप इसे कैसे देखते हैं मिलन कपाड़िया? क्या आपको लगता है कि सर्किट कपाड़िया के देशद्रोही बनने की संभावना है? मिलन कपाड़िया ने अपना सिर हिलाया और कहा, सर्किट कपाड़िया मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। मैं उसके चरित्र को सबसे अच्छी तरह समझता हूं। कबीले के प्रति उसकी वफादारी शायद हम भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा उसके पास दलबदल करने का कोई कारण भी नहीं है। लेकिन उसने उस बदमाश को भयंकर आंधी की दुनिया में प्रवेश करने में क्यों मदद की? क्या यह संभव है कि उसने वास्तव में हमारे भाई को हरा दिया? शाश्वत कपाड़िया ने जितना सोचा उतना ही वो हैरान होता गया। आरव के बारे में उसकी समझ सिर्फ तलवार की कठपुतलियों तक ही सीमित थी। जहां तक उसकी युद्ध शक्ति का सवाल है, वो पूरी तरह से अनभिज्ञ था। लेकिन अगर वो लड़का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस भी जाता, भले ही आरव तलवार की कठपुतलियों का इस्तेमाल करता, तो भी इतने कम समय में सर्किट कपाड़िया को नीचे गिराना असंभव था, है ना? इन सब के बीच क्या हुआ? शाश्वत कपाड़िया और मिलन कपाड़िया ने गुलाम सील के क्षेत्र में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में ये ऐसा कुछ था जो संभवतः नहीं हो सकता था। कुछ भी कहना व्यर्थ है। हम जनजाति में लौटने के बाद जानेंगे कि क्या हुआ था, मिलन कपाड़िया ने कहा। शाश्वत कपाड़िया ने सिर हिलाया और अनिच्छा से कहा, हमें इसे यही छोड़ना होगा। कपड़िया जनजाति लेवल 3 क्षेत्र और लेवल 4 क्षेत्र के बीच की सीमाओं पर स्थित थी।
वातावरण काफी कठोर था। इस क्षेत्र में पीली रेत फैली हुई थी। तूफानी हवाएं चुभने वाली ठंडी थी। जिन लोगों की ताकत थोड़ी कम होती थी वे तूफानी हवाओं से तुरंत कट जाते थे। जनजाति से कुछ ही दूरी पर दो छायाएं दिखाई दी। वे बिल्कुल आरव और सर्किट कपाड़िया थे। आपने जो पहले कहा था उसके अनुसार मुझे लगता है कि शाश्वत कपाड़िया और बाकी लोगों के पास वापस आने से पहले अभी भी अधिकतम 1 घंटा है। उन्हें बाहर लाने के लिए आपके पास केवल 1 घंटे का समय है। इस स्थानिक कलाकृति को अपने साथ ले आओ। जब तुम्हें अवसर मिले तो मेरे द्वारा पढ़े गए मंत्र के अनुसार उन्हें अंदर फिट कर दो। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। आरव ने सर्किट कपाड़िया को निर्देश दिया। हाँ मास्टर, सर्किट कपाड़िया ने कहा। सर्किट कपाड़िया पहले से ही आरव का गुलाम बन चुका था। उसके सभी कार्य आरव की इच्छा के अनुसार किए जाते थे। स्थानिक कलाकृति को उसे सौंपना स्वाभाविक रूप से चिंता की बात नहीं थी। सर्किट कपाड़िया की वर्तमान पहचान पर अभी संदेह नहीं किया जा रहा था। उसे केवल जनजाति में वापस लौटने का एक कारण बताना था और फिर एल्डर दयाराम और बाकी लोगों को बाहर लाना था, और बस इतना ही काफी था। इस समय के अंतर का उपयोग करते हुए आरव पीछे की ओर जोर लगा सकता था और फिर से क्षेत्र के मार्ग पर वापस आ सकता था। यद्यपि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का एक बड़ा समूह वहां तैनात था। उनकी ताकत के साथ साथ सर्किट कपाड़िया और अपने साथी प्रशिक्षुओं के साथ वहां से गुजरना आसान नहीं था। यह थी आरव की योजना, और अब उन्हें यह देखना था कि क्या सर्किट कपाड़िया 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों को सफलतापूर्वक बाहर ला सकता है। लगभग 1 घंटे से भी कम समय के बाद आरव की नजर में सर्किट कपाड़िया की आकृति दिखाई दी।